Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic is Science and Values from Modern Essays of BA. Science and Values by Bertrand Russell. आज आप छोटे छोटे टॉपिक से बड़े टॉपिक की तरफ आए। आज आपका सही एग्ज़ाम है, आपकी अक्ल का आज सही अहाता होना है और ये आपकी टफ और ट्रू ट्रेल है टुडे, आपके नर्व्स की, कि आप इनकी बातों को, रसल साहब की बातों को कितना समझ पाते हैं। साइंस एंड वैल्यूज़ को बयान करने से पहले मैं इतना कह दूं कि इस टॉपिक में जितनी बातें भी मैं डिस्कस करूंगा वो इस टॉपिक के हवाले से होंगी, उसमें मेरा ज़ाती कोई कंसर्न नहीं होगा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन मेरी होगी। इसलिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये टॉपिक, ये ऐसे आपके एग्ज़ाम, आपके कोर्स में इन्वॉल्व किया है और मुझे, मेरी ड्यूटी है कि मैंने आप इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें ज़ाती राय कोई भी नहीं है, आपने फुल कंसंट्रेशन रखनी है। साइंस एंड वैल्यूज़, साइंस और अक़दार। साइंस और अक़दार, अक़दार किसे कहते हैं भाई? हमारे रस्म व रिवाज, हमारे मंझे हुए रस्म व रिवाज जिन पर हमें यकीन हो जाए, वो अक़दार हैं। हमारे वो रिवाज, हमारे वो मूड्स, हमारे वो लॉज, कानून, मॉरल्स, तमाम चीज़ें इस अक़दार में आ जाती हैं। रहन सहन, खान पान, हर चीज़ इसमें आ जाता है। हमारे लोगों के साथ ट्रीटमेंट भी इसमें आ जाती है। हमारी शादी ब्याह, तमाम चीज़ें अक़दार में आ जाती हैं। अक़दार एक मैच्योर शक्ल है रस्म व रिवाज की, जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। साइंस का और क्या असर हो रहा है अक़दार के हवाले से, हम साइंस देखते हैं। क्या साइंस हमारे अक़दार को तब्दील कर रही है? अगर तब्दील कर रही है तो ये बेहतर तब्दीली है या ये गलत तब्दीली है? ये टॉपिक है। साइंस जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है समथिंग रेशनल, अक्ली, कोई चीज़ अक्ली। वैल्यूज़ का मतलब है कोई चीज़ जिस पर यकीन होता है। आपने सुना होगा ये अक्ल का और इश्क का बड़ा झगड़ा है, अक्ल का और यकीन का बड़ा झगड़ा है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। ये जब बात चली आ रही है, ये इश्क, ये यकीन, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये अलग है कोई चीज़, और साइंस और रेशनल अक्ल समथिंग एल्स, कोई अलग चीज़ है। क्लियर? दिस essay is written by Bertrand Russell. Bertrand Russell born in 1873, 1873 में पैदा हुआ इन इंग्लैंड, एंड ही डाइड इन 1970। अपने व्यूज़ की वजह से ये बड़ा बदनाम ज़माना राइटर है, और इंग्लैंड वाले जहाँ ये पैदा हुआ है वो इसे गद्दार कहते हैं। नलबम अंग्रेज़ इंग्लैंड वाले से गद्दार कहते हैं, अमेरिका वाले से अपना बाप मानते हैं। ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। जनाबे वाला ने तकरीबन 97 ईयर्स की एज पाई है, 97 ईयर्स की, और अपनी ख़ानदान की लाइन में अर्ल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। कई मरतबा इसके ख़ानदान को प्राइम मिनिस्टर की भी पेशकश की गई है। बहुत अक्ली, बहुत ज़हीन फ़तीन फैमिली है। और बर्टन रसल ने अपनी एजुकेशन अपने घर में हासिल की है, अपने दादा की लाइब्रेरी में। ट्यूटर भी आए हैं, घर में पढ़ाते रहे हैं, ज़्यादातर तालीम खुद हासिल की है। सेल्फ स्टडी, जब इंसान सेल्फ स्टडी करता है तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है और उसकी अपनी अकल काम करती है। जब आप किसी के ज़ेरे साया हो जाते हैं तो असल में पुराने वक्तों की ये बात है, जब आप किसी के ज़ेरे साया हो गए तो आपकी पर्सनैलिटी ख़त्म हो गई। फिर वो उस्ताद ने कूट कर मार कर जैसा बना दिया, आप वैसे बन गए। लेकिन अब ये एटीट्यूड तब्दील हो गया है। अब बेहतर तरीका ये है कि स्टूडेंट के ऊपर पूरी गिरफ्त न रखी जाए, स्टूडेंट को थोड़ा सा लूज छोड़ा जाए, उसको हिंट दिए जाएं, डिफरेंट डिमेंशंस दी जाएं,
तो रसल ने सेल्फ स्टडी जब की है तो फिर उसका अपना जहन की बढ़ोतरी हुई है। कहने का मतलब ये है, जब उसने खुद बेसिकली ही वाज अ मैथमेटिशियन। जो एमएससी मैथमेटिक्स करते हैं वो बर्टन रसल की थेरीज पढ़ते हैं, लेकिन बर्टन रसल को नोबेल प्राइज जो मिला है 1950 के अंदर, उसे नोबेल प्राइज लिटरेचर की वजह से मिला है, बिकॉज ही वाज आल्सो फिलासफर भी था, और अपने आइडियाज अपने मूड्स की वजह से उसे नोबेल प्राइज दिया गया 1950 में। कई मरतबा बीबीसी पर इसने डिबेट की है, गुफ्तगू की है। ही वाज इन हिज बोन्स इन हिज मारो अ ह्यूमनिस्ट रिफॉर्मर। ये रिफॉर्मर है जो पूरी दुनिया की फलाह चाहता है, जो अपने सिटी की फलाह नहीं चाहता, अपने कंट्री की नहीं चाहता, ये फलाह नहीं चाहता तो अपनी नेशन की नहीं चाहता, ये फलाह चाहता तो पूरी दुनिया की चाहता है, पूरे ग्लोब की चाहता है। मैं इसके बारे में अक्सर ये कहा करता हूँ कि ये वो वाहिद राइटर है जो पूरे ग्लोब को, पूरी दुनिया को अपने हाथों में पकड़कर देखता है और आपको कहता है आप भी देखें। इज्तिमाई खुशी की बात करता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कलेक्टिव हैप्पीनेस की बात करता है। जब जवान हुआ तो उस वक्त पहला काम ये किया कि अपनी जितनी भी स्टेट थी, नवाब था, सारी की सारी स्टेट उसने गरीबों में तकसीम कर दी। क्लैपिंग हो जाए इसके लिए कि सारी गरीबों में तकसीम कर दी, और उसके बाद थोड़ी सी अपने पास रखी और उसके बाद लिखना शुरू किया, काम करना शुरू किया। पूरी दुनिया डिवाइडेड है इस वक्त भी, पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम है। एक वो है जो बर्टन रसल वाले हैं और एक वो है जो बर्टन रसल के अगेंस्ट हैं। और बर्टन रसल का मैं अगर सिंपल कोई ट्रांसलेशन करूं, ही रेज्ड अ क्रूसेड अगेंस्ट रिलीजन। रिलीजन के खिलाफ इसने क्रूसेड पैदा की है, इसने पूरी जंग लड़ी है। सिंपल मीनिंग, दैट वाज बर्टन रसल। बर्टन रसल की डेफिनेशन हो गई। आइए हम पाते हैं साइंस एंड वैल्यूज, साइंस और अकदार, साइंस और हमारे रस्म और रिवाज, हमारा खान पान रहन, सब कुछ इसमें आ जाता है। बर्टन रसल रेशनलिज्म की बात करता है, अकलियत की बात करता है, अकल की बात करता है, और बिलीव के खिलाफ है। बर्टन रसल ने सबसे पहली बात का आगाज यूं किया, उसने कहा साइंस का वाइज इस्तेमाल, साइंस का वाइज इस्तेमाल, सोच समझ के साथ जो इस्तेमाल होगा साइंस का, उससे हैप्पीनेस बढ़ेगी, खुशियां बढ़ेंगी, प्लेयर बढ़ेगी। और साइंस के अनवाइज इस्तेमाल के साथ, अगर अनवाइज इस्तेमाल करेंगे तो सफरिंग बढ़ेंगी। तो राइटर यहां पर बात करता है, वो कहता है कि साइंस के इस्तेमाल ने शुरू से ही इंसान को फायदा दिया है। साइंस के इस्तेमाल से शुरू से ही इंसान को फायदा हुआ है और दुखों में कमी हुई है। ओवरऑल ये बात की है उसने, दुखों में कमी और खुशियों में इजाफा हुआ है साइंस के इस्तेमाल से। राइटर पहले बात करता है, वो कहता है कि आइए देखते हैं, पहली बात यूं करते हैं कि साइंस के इस्तेमाल से खुशियों में इजाफा कैसे हुआ है। साइंस के इस्तेमाल से खुशियों में इजाफा कैसे हुआ है, सबसे पहले बात ये देखते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर सिस्टम आया। एग्रीकल्चर सिस्टम, ज़राअत का सिस्टम, खेती बाड़ी का सिस्टम। जब खेती बाड़ी का सिस्टम नहीं था तो उस वक्त लोग अपना गुजारा कैसे करते थे, आपको पता होना चाहिए। लोग घरों से सुबह सवेरे निकल जाते थे, मर्द लोग जो हैं वो शिकार करते थे जानवरों का, और औरतें जो हैं वो फ्रूट दाना दुनका चुनती रहती थी और खाते रहते थे, घर वापस आ जाते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, अफलास थी, भूख थी, इलनेस थी, डिजीजेस थे। लोग अयाम जवानी में पहुंचने से पहले ही मर जाया करते थे, बहुत चंद लोग जिंदा रहते थे, लड़ते झगड़ते थे, वैशी थे, ये कैफियत थी। एग्रीकल्चर सिस्टम के आने से सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, लोगों को खाने को मिला। एग्रीकल्चर सिस्टम जब आया, खेती बाड़ी करने का सिस्टम, तो लोगों को क्या मिला, अच्छी खासी ग़िज़ा हो गई। अनाज उगाया उन्होंने, दूसरे फ्रूट्स उगाए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो खाना पीना आसान हो गया। एग्रीकल्चर ज़राअत किस चीज़ पर की जाती है, ज़मीन पर, लैंड पर की जाती है, तो लैंड की अहमियत बढ़ गई।
अच्छा, राइटर बताता है कि एग्रीकल्चर के आने से फायदा क्या हुआ है। एग्रीकल्चर के आने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि हंगर खत्म हो गई, भूख खत्म हो गई। अब कम से कम भूख से लोग नहीं मरते। ये एग्रीकल्चर जो सिस्टम है ये साइंस की ही ब्रांच है, साइंस का ही हिस्सा है, साइंस ने ही इंट्रोड्यूस कराई है ना एग्रीकल्चर। लेकिन राइटर कहता है एग्रीकल्चर के आने से गो के कुछ परेशानियां भी बढ़ गई, कुछ सफरिंग भी बढ़ गई। अब एग्रीकल्चर सिस्टम क्या है, ये साइंस का हिस्सा है। राइटर बात क्या कर रहा था कि साइंस के इस्तेमाल से खुशियां बढ़ी हैं, उसने इंट्रोड्यूस कराया एग्रीकल्चर सिस्टम। साइंस का एग्रीकल्चर सिस्टम आया तो क्या हुआ, भूख खत्म हो गई, ये फायदा हो गया, ये खुशियां बढ़ गई, समझे। लेकिन इसके साथ कुछ नुकसान भी हुए हैं। नुकसान क्या हुए हैं, जमीन, जब अहमियत जमीन की बढ़ गई तो लोगों ने जमीनों पर कब्जे करना शुरू किए, लॉर्डशिप पैदा हुई, फ्यूडलिज्म पैदा हुआ, जमींदार तबका पैदा हुआ और जालिम तबका पैदा हुआ, जाबिर तबका पैदा हुआ, और बाकी ज्यादा बल्क ऑफ पीपल क्या हो गए, कमजोर हो गए, पुअर हो गए और ताबे हो गए। तो एग्रीकल्चर सिस्टम ने हंगर को खत्म किया, लेकिन साथ बड़ी है पॉवर्टी, गुर्बत बड़ी है। जब गुर्बत बढ़ती है तो इंटरटेनमेंट के मौके कम हो जाते हैं, बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। वेरी सिंपल फार्मूला, एंटरटेनमेंट के मौके आपके पास कम होंगे। एक आदमी किसी दूसरे लैंडलॉर्ड की जमीन पर सुबह से लेकर रात तक, बल्कि कई कई महीनों तक घर ही नहीं जाता, काम करता रहता है। उसके पास एंटरटेनमेंट का एक ही जरिया है कि वो अपनी बीवी बच्चों के पास पहुंचे, बस एक ही जरिया है। तो क्या करता है, वो सेक्स करता है और बच्चे पैदा करता है। तो क्या हुआ, ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ गई। देखिए कैसा रब्ता उसने जोड़ा है। एग्रीकल्चर सिस्टम साइंस की डिवाइस है, इस्तेमाल किया, फायदा हुआ, हंगर खत्म हुई, लेकिन साथ पॉवर्टी बढ़ गई। पॉवर्टी बढ़ी तो साथ उसकी क्या, पॉपुलेशन भी बढ़ गई, लॉर्डिज्म पैदा हुई, नवाब तबके पैदा हो गए। उसके बाद सर्फडम, सर्फडम कहते हैं मुजाहरा सिस्टम, यानी कि मुल्क खरीद, गुलाम पैदा हो गए। रशिया में तो बहुत ज़्यादा थी ये चीज़, रशिया में इनकलाब आया था, फिर रशिया के ना सर्फडम बहुत ज़्यादा थी। तरगनीफ कहता है, वो कहता है मैं अपनी माँ से करता रहा सारी ज़िंदगी और करता हूँ, क्योंकि उसके 100 गुलाम थे और अपने गुलामों पर सख्त जुल्म करती थी। तो सर्फडम बढ़ गई उसके साथ। ये एग्रीकल्चर सिस्टम के आने के साथ हुआ। खुशियाँ तो बढ़ी, हंगर ख़त्म हुई, लेकिन साथ ये मसाइल भी आ गए। दरअसल ये भी बात सामने रखता है, वो टोटली देखें, टोटली वो साइंस के सिर्फ बेनिफिट सारे नहीं गिनवाता, साथ से जुड़े हुए मसाइल भी गिनवा रहा है। और उसके बाद सेक्रीफाइस बढ़ी, सेक्रीफाइस के कुर्बानी। जो अमीर तबका है, आपके अपने कंट्री के अंदर अमीर तबका है, कितना है, क्या अमीर तबका बहुत ज़्यादा तादाद में है या गरीब तबका बहुत ज़्यादा तादाद में है? गरीब तबका ज़्यादा है, अमीर। अक्सर हम सुनते हैं, टीवी पर कह रहे होते हैं कि 20 फैमिलीज की गिरफ्त में है पूरा पाकिस्तान, सिर्फ 20 फैमिलीज की गिरफ्त में है, लगारी, मजारी, दूसरे तीसरे ये लोग हैं। तो इससे क्या हुआ, अब फ्यूडल तबका है तो छोटा सा, थोड़ा सा। एग्रीकल्चर सिस्टम के आने से क्या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर हुआ? हुआ किसका? फ्यूडल्स का, सिर्फ अमीरों का हुआ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। साइंस आई लेकर क्या, एग्रीकल्चर सिस्टम। एग्रीकल्चर सिस्टम के आने से क्या हुआ, हंगर खत्म हुई, लेकिन साथ ही स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सिर्फ और सिर्फ अमीरों का, वो जो 20, 30, 40 फैमिलियां थी एक इलाके में, उन्हीं का स्टैंडर्ड बेहतर हुआ। बाकी जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं वो सारे के सारे गुलाम बन गए, मुजेरे बन गए। अब जो फ्यूडल थे वो बैठे हुए थे, अब उन्होंने देखा ये गरीब लोग हैं, ये मुजेरे हैं, और अपने खेत के ऊपर उन्होंने 2 कमरे बना दिए। उन्होंने कहा जी मुजेरे यहाँ पर रहें सारे और हमारे खेतों पर काम करते रहें, बच्चे पैदा करते रहें। जब बच्चे ज़्यादा हो गए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मिथ बनाई। उन्होंने कहा कि खेत को जरखेज करने के लिए जरखेजी की देवी कहती है कि एक नामलूद, एक बिल्कुल छोटे बच्चे की, फ्रेश बच्चे की कुर्बानी देना लाजमी है। तो बच्चों की कुर्बानी ली गई, बच्चों को ज़िबा करके डाला गया। बड़ा कुछ लिखा हुआ है लिटरेचर के अंदर इसके ऊपर। नौजवान, जो बिल्कुल भरपूर नौजवान, उनकी भी कुर्बानियाँ दी गई हैं, उनको भी ज़िबा किया जाता और खून को डाला जाता उस खेत के अंदर, ताकि यहाँ जरखेजी पैदा हो, जरखेजी की देवी जो है खुश हो जाए। तो क्या हुआ, सेक्रीफाइस बढ़ी है।
सेक्रीफाइस बड़ी है, कुर्बानी देना बड़ा है। लोग ना सिर्फ बच्चों की कुर्बानी लेते थे, बल्कि वहां पर जो फ्यूडल तबका था वो गरीब लोगों को पकड़कर उन्हें कहता साथ वाले की जमीन पर कब्जा करना है और लड़ना है, ये हमारा हक है, राइट है। और वहां भी जो लोग मरते थे, कौन मरते थे? आर्मी में कौन लोग जाते हैं? आर्मी में गरीब लोग जाते हैं। किसके लिए लड़ते हैं? एक जनरल के लिए लड़ते हैं। किसके लिए? एक मुल्क के पॉलिटिशियन के लिए लड़ते हैं। पॉलिटिशियन कौन होता है? नवाब होता है, फ्यूडल होता है। मरता कौन है? सलमा का बेटा, अस्करी का बेटा, जिंदवटी का बेटा, इनके बच्चे मरते हैं, फ्यूडल के बच्चे नहीं मरते। ठीक है, तो ये वही रविश आ रही है। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं, जब एग्रीकल्चर सिस्टम आया तो भूख खत्म हुई, उसके साथ 4, 5, 6 मसाइल बढ़ गए, और वो मसाइल थे पॉवर्टी, पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, और लॉर्डिज्म बढ़ी, सर्वडम बढ़ी, सेक्रीफाइस बढ़ी है, कुर्बानी बढ़ी। तो ये एग्रीकल्चर के आने के साथ ही ये मसाइल सामने आए हैं हमारे। अच्छा, राइटर कहता है जिससे एग्रीकल्चर सिस्टम आया था आज से 7 सदियां या 8 सदियां पहले या 10 सदियां पहले, उस वक्त जब आया था तो उसके फायदे के साथ नुकसानात भी हुए थे। ठीक है, ये बात समझ आ गई? आज 18वीं सदी में, 19वीं सदी में एक नई चीज आई है, साइंस ने इंट्रोड्यूस कराई है, वो है इंडस्ट्रियलिज्म। इंडस्ट्री आई है। इंडस्ट्री बेटा आप समझते हैं, ये जो फैक्ट्रियां लगी होती हैं, कपड़ा बनाने वाली, धागा बनाने वाली, ये शूज बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, ग्लासेस बनाने वाली हैं, खिलौने बनाने वाली, एयर कूलर बनाने वाली, ये सारी की सारी इसे इंडस्ट्री कहते हैं। ये सारी की सारी को इंडस्ट्री कहते हैं। जब इंडस्ट्री नहीं थी, आपको पता है हमारी जिंदगी कैसी थी? कभी आप गौर करें, जब हम किंग्स के ताबे थे तो किंग्स के पास तमाम आसाइशें और फैसिलिटीज होती थी, गरीबों के पास नहीं होती थी। इंडस्ट्री के आने से क्या फायदा हुआ? गरीब आदमी को भी काम करने का मौका मिला और कमाने का मौका मिला, पैसा अर्न करने का मौका मिला। मिला कि नहीं मिला? आज आप लोग जो बैठे हुए हैं, आप तमाम वो फैसिलिटीज एंजॉय कर सकते हैं या करते हैं जो फैसिलिटीज कभी किंग हासिल किया करते थे, किंग को हासिल होती थी जो फैसिलिटीज। तो इंडस्ट्रियलिज्म एक नई चीज है जो राइटर कहता है इंडस्ट्रियलिज्म के आने के साथ ख्याल करना, कहीं इसके आने के साथ भी वही मसाइल फिर जन्म तो नहीं लेंगे जो एग्रीकल्चर सिस्टम के आने के साथ जन्म लिए थे। इंडस्ट्रियलिज्म आने के साथ क्या हमारे पास भूख तो खत्म हुई, हाँ एक आम आदमी को फैसिलिटीज तो मिली, कहीं इसके साथ कोई और मसाइब तो नहीं पैदा हो रहे। अगर मैं इंट्रोड्यूस करा दूं कि एग्रीकल्चर सिस्टम के आने के साथ सेक्रीफाइस बढ़ी थी ना। एग्रीकल्चर सिस्टम के आने के साथ ओवर पॉपुलेशन भी हुई थी, सर्फडम भी बढ़ी थी, लॉर्ड भी बढ़े थे। ये इंडस्ट्रियलिज्म कोई डिफरेंट तो नहीं है सिस्टम। एक आदमी है जो पहले से ही बहुत, उसके पास पैसा है, उसने पैसा लगाया, एक फैक्ट्री क्रिएट कर दी। फैक्ट्री में काम करने वाले के पास कभी सुना है कि फैक्ट्री में जो काम करने वाले हों उनके पास भी सर्फ, लैंड क्रूजर, होंडा सिविक, ऐसी कोई गाड़ी नहीं होती उनके पास। अच्छा, तो ये कितने घंटे काम करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। एंटरटेनमेंट के मौके कितने हैं? सारा दिन काम कर करके थक जाते हैं इंडस्ट्री में, घर जाते हैं, एंटरटेनमेंट का एक ही जरिया है बच्चे पैदा करना। ये हकीकत है, वो बच्चे पैदा करते हैं। तो ओवर पॉपुलेशन बढ़ेगी। एग्रीकल्चर सिस्टम के आने से ओवर पॉपुलेशन हुई थी, इंडस्ट्रियलिज्म के आने से भी तो ओवर पॉपुलेशन होगी। ठीक है, लेकिन साथ ही एक नई साइंस ने पॉलिसी दी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। वो सब स्टार वाला आ गया, बहबूद आबादी वाले आ गए। ये सारा सिस्टम क्या है? ये उसी इंडस्ट्री की लानत को, उसके साथ अगर कोई और बुराई पैदा हो रही है तो उसको रोकने का तरीका आ गया। ठीक है जी। अच्छा, एग्रीकल्चर के आने से पॉवर्टी ओवरऑल बढ़ी थी, तो इंडस्ट्री के आने से ओवरऑल पॉवर्टी तो बढ़ेगी, ज्यादा दौलत तो जाएगी उसी के पास जो फैक्ट्री का मालिक है। जो मुलाजिम है वो तो गरीब रहेंगे, और बच्चे भी ज़्यादा पैदा करेंगे तो ज़ाहिर बात है उनका खाना पीना, उनकी रिहाइश, उनका
बाकी अखराजात, उनकी तालीम भी अच्छी नहीं होगी। कभी गरीब का बच्चा एचएसएन में तो नहीं पढ़ता, बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ता, वो वही टाट वाले स्कूल से, वो गुर्बत ही है, उसकी सेहत भी पुअर होती है, उसको अच्छे मौके भी नहीं मिलते। चलो ये बात भी सेम हो गई। लॉर्डिज्म हमने कहा, एग्रीकल्चर के आने में लॉर्डिज्म बड़ा था, इंडस्ट्री के आने में तो फिर भी वही ऑनर, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो ऑनर चाहे कॉमन पीपल में से क्यों नहीं आया, मलिक रियाज क्यों नहीं है जो आम लोगों में से आया है, लेकिन फिर भी अमीर तो वही ज़्यादा होगा ना। इंडस्ट्री भी डिफरेंट काम नहीं कर रही, इंडस्ट्री से भी वही चीज़ें पैदा हुई हैं। इंडस्ट्री के आने से सर्फडम, सॉरी एग्रीकल्चर के आने से सर्फडम बढ़ी थी। सर्फडम किसे कहते हैं? गुलामी, मुजारागिरी। इंडस्ट्री के आने से भी क्या सर्फडम बढ़ा है? डेफिनेटली बढ़ा है। इंडस्ट्री के आने से क्या बढ़ा है कि लोग गुलाम होते हैं, नौकर होते हैं, मुलाजिम होते हैं, काम करते हैं। अच्छा, सेक्रीफाइस, एग्रीकल्चर सिस्टम के आने से सेक्रीफाइस बढ़ी थी, लेकिन इंडस्ट्री के आने से सेक्रीफाइस तो नहीं बढ़ी थी। सेक्रीफाइस नहीं हुई है। कैसे हुई है? वो इस तरह से हुई है कि पहले तो बाकायदा तौर पर बच्चे को ले जाकर ज़िबा करते थे। अब जब घर में बच्चे होते हैं गरीब के, तो उसके बाद खाने पीने को कम होता है। वो जब बीमार होता है, उसकी किडनी फेल होती है तो उसको किडनी नहीं मिलती। जब गरीब आदमी, जब फैक्ट्री का मुलाजिम जब बीमार होता है, उसकी किडनीज फेल हो जाती है तो डायलिसिस नहीं करवा सकता, वो डायलिसिस करवाने की बजाय मरना पसंद करता है। ये जो बंदे मर रहे हैं, ये जो लोग मर रहे हैं, बच्चों की सूरत में, बड़ों की सूरत में, बीमारियों की हालत में, ये वही सेक्रीफाइस है। अगर इंडस्ट्री का मालिक अपना प्रॉफिट बराबर तकसीम करे तो इन लोगों को बाकायदा अपने इलाज मुआवजे के पैसे मिलेंगे, तो वो कुर्बानी नहीं देंगे, नहीं मरेंगे, उनको ज़िंदगी से मोहब्बत होगी, उनका स्टैंडर्ड बेहतर होगा। तो पहले बाकायदा ज़िबा किया जाता था, लेकिन अब कतरा 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 उसको निचोड़ा जाता है और मार दिया जाता है। एक वर्कर की ज़िंदगी कितनी है आप देखें, वर्कर की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होती। अगर वो फैक्ट्री में काम करता है तो वो दमे का मरीज़ होता है, फ्लफ उसके नाक से जाती है, बीमार होता है। एक बीमार है, एक आदमी है, उसको हमने स्विप पर रखा हुआ है, वो भी दमे का मरीज़ होता है। मुख्तलिफ किस्म के काम करा करा के उससे वो अपनी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं दे सकता, वो वॉक करने नहीं जाता, वो अब फ्रेश ऑक्सीजन नहीं लेता, तो वो ऐसा ऐसा मरता है। तो राइटर ये कहना चाहता है, एग्रीकल्चर सिस्टम के आने के साथ एक फ़ायदा हुआ, भूख खत्म हुई, लेकिन 5 नुकसान हुए। कौन कौन से? पॉवर्टी आई, उसके लिए ओवर पॉपुलेशन, लॉर्डिज्म, सर्फडम और सेक्रीफाइस। इंडस्ट्री के आने से भी यही चीज़ें, लेकिन राइटर कहता है खुदा का शुक्र है कि इंडस्ट्री के आने के साथ ही डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आ गया है। डेमोक्रेसी क्या है? जमहूरियत। जमहूरियत क्या है? तमाम लोगों के राइट्स इक्वल हैं। अब इंडस्ट्री में जब काम कर रहा होता है कोई शख्स, वो कह रहा होता है, और जी क्या हुआ अगर वो मिस्टर बिलाल, वो सारा और अमार टेक्सटाइल का मालिक है, मिस्टर बिलाल है तो बंदा ही ना, हमारे जैसा ही है ना, जरदारी है तो फिर क्या हुआ, है तो हमारे जैसा ही ना। डेमोक्रेसी ने आपको ये राइट दिया है और कॉन्फिडेंस दिया है आपको। आज जरदारी आपके घर पर आकर कोई चीज़ उठा कर नहीं ले जा सकता। आप कहें क्यों ये नहीं ले जा सकता, ये मेरी है। आप कहेंगे जरदारी को जितना हक है उतना मुझे भी हक हासिल है, मैं जरदारी के ऊपर भी केस कर सकता हूँ। मैं जरदारी को एज ए सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, किंग का। ठीक है, तो आज डेमोक्रेसी के आने के साथ साथ डेमोक्रेसी ने इंडस्ट्रियलिज्म के साथ जुड़े हुए मसाइल का तदारुक किया है, क्योर किया है। डेमोक्रेसी ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है। डेमोक्रेसी के आने की वजह से कम सर्फडम प्योरली पैदा नहीं होती। डेमोक्रेसी के आने की वजह से लॉर्डिज्म प्योरली पैदा नहीं होती। वो राफिया जो थी, राफिया थी जो आफिया थी, डॉक्टर आफिया नहीं, एक वो जो छोटी बच्ची थी जिसकी डेथ, अरफा जब गई है वो किससे जाके मिली थी जी? बिल गेट्स से मिली है। तो वापस आके अपने इंटरव्यू में बता रही थी कि मैं हैरान हुई, मैंने सोचा था कि बिल गेट्स का बहुत बड़ा महल नुमा कोई घर होगा, वो तो बिल्कुल छोटे से घर में रहता है और उसका छोटा सा कमरा था जहाँ मुझे वो ले गया। इसका मतलब है हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में गो के डेमोक्रेसी यहाँ पर प्योर नहीं है, इसी वजह से सर्फडम मौजूद है, इसी वजह से मुजाहरागिरी और नौकरी गुलामी मौजूद है। लेकिन जो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो अच्छे कंट्रीज़ हैं,
वहाँ पर डेमोक्रेसी क्योंकि मजबूत है, इसीलिए वहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट, वहाँ का बिल गेट, वो भी ऐसे ही घर में रहता है जिस घर में उसके मुलाजमीन रहते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस जिस जगह पर ठीक है, जिस जगह पर डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस ठीक है, जिस जगह पर, तो डेमोक्रेसी ने इंडस्ट्रियलिज्म के साथ पैदा होने वाले मसाइल का क्योर किया है, इलाज किया है। अगर मैं फॉरेन कंट्रीज की बात करूं, जैसे कि रसल करता है, तो कहता है कि डेमोक्रेसी के आने की वजह से राइट्स इक्वल हुए, तो मजदूरों ने कहा कि नहीं, हमें मुआवजे थोड़े नहीं ज़्यादा चाहिए, पॉवर्टी खत्म हुई। वहां पर डेमोक्रेसी साथ आई तो पता चला, लोगों ने कहा कि हम भी ऐसे ही हैं जैसे कि बुश है, तो हमें भी एजुकेशन हासिल करने का उतना ही हक है जितना कि बुश को है। तो पॉवर्टी कम हुई, एजुकेशन भी इक्वल हो गई। एलिवेटेड कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी आने की वजह से लोगों के अंदर हौसला पैदा हुआ कि हम तमाम बराबर हैं। जब बराबरी का कंसेप्ट आया तो वहाँ पर लोगों ने नई से नई एजुकेशन गेन की, नई से नई फैसिलिटीज़ को एंजॉय किया, और पॉपुलेशन भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई क्योंकि वो अवेयर थे, एजुकेटेड थे। अच्छा, इंडस्ट्री जब आई है तो उसके आने के साथ डेमोक्रेसी आई है। डेमोक्रेसी आने के साथ क्योंकि तमाम लोग इक्वल हो गए तो लॉर्डिज्म भी नहीं रही। ओबामा हो, चाहे वो बुश हो, और चाहे वहाँ का एक आम आदमी बीर बोम हो, वो सारे के सारे बराबर हैं, लॉर्डिज्म नहीं है। क्लियर? अच्छा, इसी तरह गुलामी नहीं है, इस तरह सेक्रीफाइस भी कम हो गई है अच्छे कंट्रीज में। तो राइटर ने इतना कहा है, उसने कहा है कि एग्रीकल्चर सिस्टम साइंस ने दिया था, एग्रीकल्चर सिस्टम के आने के साथ हंगर ख़त्म हुई, लेकिन 6-7 प्रॉब्लम आ गए। ठीक है, इंडस्ट्रियलिज्म कोई नई चीज़ नहीं है, वो भी साइंस ने दी है। इसके साथ भी जुड़े हुए वैसे ही प्रॉब्लम से जैसा कि एग्रीकल्चर सिस्टम के साथ थे, लेकिन इंडस्ट्रियलिज्म के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया एक नए कंसेप्ट ने, और वो कंसेप्ट था डेमोक्रेसी। शाबाश मेरा बेटा, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ तक तो उसने एक फेज पूरा किया है, अपना एक फेज पूरा किया है। तो ये उसने क्यों बात की है? उसने कहा कि एग्रीकल्चर सिस्टम जब हमने इंट्रोड्यूस कराया था साइंस ने, तो उसके साथ साइंस का वाइज इस्तेमाल नहीं हुआ था। उसने हंगर खत्म की तो अनवाइज इस्तेमाल था, साथ कोई नया कंसेप्ट नहीं दिया गया था। इसीलिए एग्रीकल्चर सिस्टम एक अनवाइज इस्तेमाल हो गया था। सिस्टम ठीक था, लेकिन सिस्टम को ट्रीट गलत किया गया था। इंडस्ट्रियलिज्म जब आई है तो उसके साथ क्या किया हमने, साथ डेमोक्रेसी का कंसेप्ट देकर इंडस्ट्रियलिज्म से आने वाले प्रॉब्लम्स को हमने रोका है, कंट्रोल किया है। तो और डेमोक्रेसी का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज अ वाइज यूज ऑफ साइंस। ठीक है जी। अब नेक्स्ट फेज शुरू होता है, और वो ये है, अब तक हमने ये बात की है, साइंस के आने से, साइंस के वाइज इस्तेमाल से या साइंस के इस्तेमाल से खुशियों में इजाफा होता है। और हमने कहा कि एग्रीकल्चर सिस्टम जब आया तो खुशियों में इजाफा ये हुआ कि हंगर ख़त्म हुई, और इंडस्ट्रियलिज्म जब आया तो उसके इस्तेमाल से भी भूख भी ख़त्म हुई है, पॉवर्टी भी, और मसाइल भी ख़त्म हुए। ये साइंस ने हैप्पीनेस जो दी है, वो देखो राइटर ने सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस का जिक्र करके चैप्टर आगे नहीं किया। ही इज अ फिलोसफर। जब वो लिखता है तो उसके जहन में दूसरे लोगों के व्यूज भी होते हैं, क्रिटिक्स के। भाई क्रिटिक कहेंगे, रसल साहब आप कह तो रहे हैं कि एग्रीकल्चर सिस्टम के आने से पॉवर्टी खत्म हुई, भूख खत्म हुई, भाई सेक्रीफाइस बढ़ी थी, भाई सर्फडम बढ़ा था, भाई वहां पर उस वक्त लॉर्डिज्म बढ़ा था, फ्यूडलिज्म बढ़ा था। तो उसके जवाब उसने साथ दे दिया, उसने कहा हाँ ये बढ़े थे उस वक्त, लेकिन वाइज इस्तेमाल नहीं था साइंस का, अब वाइज इस्तेमाल हो गया है। ठीक है, हमने डेमोक्रेसी के कंसेप्ट के साथ इसको कंट्रोल कर लिया है। क्लियर? ये चैप्टर यहीं पर वाइंड अप करूं। उसने कहा था शुरू में साइंस के इस्तेमाल से खुशियां बढ़ती हैं और सफरिंग कम होती हैं। पहली बार उसने ये की थी। और उसने फिर कहा कि पहले मैं बात करता हूं खुशियां कैसे बढ़ी हैं, है ना। और खुशियां कैसे बढ़ी हैं, आपको 2 एग्जांपल दिए हैं, एग्रीकल्चर सिस्टम एंड दूसरा फेज क्या था उसकी बात का,
दूसरा फेज उसका ये है ना, डिक्रीज ऑफ इल्स, सफरिंग का खात्मा, सफरिंग डिमिनिश हुई है, कम हुई है। नहीं समझे बात को, फिर समझाता हूं। बात से जब शुरू की थी उसने कहा था कि साइंस का इस्तेमाल दो काम करता है, एक खुशियां बढ़ाता है, दूसरा सफरिंग को कम करता है, दुखों को कम करता है। फिर उसने कहा मैं बात करता हूं खुशियों की पहले, और खुशियों की बात की उसने कहा एग्रीकल्चर सिस्टम से खुशियां ये हैं कि भूख खत्म हो गई। इंडस्ट्रियलिज्म सिस्टम से, इंडस्ट्रियलिज्म जब आया तो उस सिस्टम से क्या हुआ, उससे भी भूख खत्म हुई है, साथ डेमोक्रेसी साथ टच हो गई, तो बाकी मसाइल भी रिड्यूस हो गए, खुशियां हुई हैं ओवरऑल साइंस के आने से। अब एक और फेज रह गया था, क्या रह गया, डिक्रीज इन सफरिंग्स, दुख, मिजरीज, मसाइब कम हुए हैं इंसान के। ये साइंस खुशियां बढ़ाती है और मसाइब कम करती है। आइए अब हम बात करते हैं कि साइंस मसाइब कैसे कम करती है। क्या किया है साइंस ने आज तक हमारे लिए कि कैसे मसाइब कम हुए हमारे, ठीक है। साइंस के आने से इल सफरिंग मिजरीज कम हुई, कैसे, पॉवर्टी कम हुई। पॉवर्टी एक बुरी चीज है ना, गुर्बत एक लानत है, बुरी चीज है गुर्बत, ठीक है। गुर्बत कम हुई, हंगर कम हुई साइंस के आने से। और भूख का मतलब ये नहीं होता कि एक आदमी को 3 टाइम खाना नहीं मिल रहा, उसे सिर्फ 2 टाइम खाना मिल रहा है, ये भूख नहीं है, भूख की डेफिनेशन नहीं है। भूख की डेफिनेशन ये भी नहीं है कि एक आदमी 3 टाइम खाना खाता है तो उसको 1 टाइम खाना मिल रहा है, ये भी भूख नहीं है। भूख ये है कि इंसान जो चाहता है खाने के लिए उसे वो ना मिले, ये भूख है। अगर आप 3 टाइम खाना भी खा रहे हैं और मर्जी का नहीं खा रहे तो ये भूख है, ठीक है। तो साइंस के इस्तेमाल से भूख कम हुई है, ये भूख भी एक लानत है, ये कम हुई है। थेफ्ट, चोरी कम हुई है, कैसे, सिक्योरिटी बढ़ी है। अब हमारे पास जदीद आलात हैं, गूगल अर्थ है हमारे पास, क्राइम को कंट्रोल करने के तरीके हैं हमारे पास, एजुकेशन बढ़ी है, तो हमें पता चला है कि क्रिमिनल साइकी क्या होती है। क्रिमिनल साइकी से मैंने अंदाजा लगाया है कि चोरी को कंट्रोल किया है हमने, ठीक है। आज आपको पता है गूगल अर्थ के जरिए हम अपना घर भी देख सकते हैं, ठीक है। वो पिक्चर ले लेते हैं। क्या अच्छा हो कि कल गूगल ये ऐलान कर ले कि किसी शख्स ने भी अपने घर का अंदर दाखिले का और अखराज का, कोई बंदा आया है, कोई बंदा गया है, ये डेटा लेना हो तो हमसे कंसल्ट करें। ये मुझे अपने घर खुला छोड़ देना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल इजी बैठना पड़ेगा। क्यों, मुझे पता है कि यहाँ पर अल्लाह बख्श कहाँ चुंजी वाला आ गया चोरी करने, तो क्या होगा, मैं गूगल वाले से पूछूंगा हाँ भी मेरे घर में कौन दाखिल हुआ, गूगल पिक्चर दिखाएगा, ठीक है। अब तो मैं हैरान होता हूँ, जिससे भी कोई चीज़ पूछो, जिससे भी कोई चीज़ पूछो, यकीन कीजिए मैं जिससे भी कोई चीज़ अगर मालूमात के पूछता हूँ तो कहते बेटे साहब नेट देख लें। नेट तो ऐसे बन गया है जैसे कि वो कोई हतमी अथॉरिटी हो, जैसे कि वो कोई देवता हो, हर चीज़ उसके पास है यार, रोजी रोटी हर चीज़ उसके पास है नेट के पास। तो चीज़ें कैसे तब्दील हो रही हैं देखिए। तो थेफ्ट कम हुई है साइंस के आने से, पॉवर्टी कम हुई है, रॉबरी कम हुई है। स्ट्रीट लाइट्स दी हैं साइंस ने, रोड लाइट्स दी हैं, जब जाते हैं स्ट्रीट लाइट्स के अंदर रॉबरी नहीं होती, आपको लूटा नहीं जाता, लूटने की शरह कम हुई है। स्ट्रीट लाइट्स किसने दी, साइंस ने दी है आपको। डिजीजेस, बीमारियां, सोचें कितनी बीमारियां हैं, भयानक तरीन बीमारियां, और उन बीमारियों का इलाज किसने किया, साइंस ने किया। आप सोचें कि एक वक्त मलेरिया जब आता था बस्ती के अंदर तो लोग कहते कि काली आंधी है जो आती है, नजर भी नहीं आती, हवा भी नहीं चलती, और इंसान क्या बस्ती की बस्ती ऐसे गिरती चली जाती है और इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और आज क्या हुआ, क्लोरोक्विन, रेसोचिन, फेंसिडार, कहाँ गई वो बला, बीमारियों का इलाज कर दिया उसने। आज वो अंग्रेज कहते हैं, वो कहते हैं
डेथ का इलाज कर रहे हैं हम लोग। टेलीमर तलाश किया हुआ उन्होंने। इंसान का टेलीमर होता है। टेलीमर एक जीन्स के ऊपर फाइबर है, हमारे जीन्स के ऊपर। जीन्स कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम्स में होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। सेल क्या है? तमाम बॉडी सेल से बनी हुई है। तो टेलीमर उन्होंने दरियाफ्त किया है और वो उस पर काम कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट ने दावा किया हुआ है इस वक्त, अल्लाह ताला उसे बर्बाद करे, कहता है कि 2030 के अंदर मैं ये मेडिसिन लॉन्च कर दूंगा और इंसान की ज़िंदगी 230 से 280 साल हो जाएगी। टेलीमर का काम क्या होता है? टेलीमर का काम ये होता है कि वो दोबारा सेल की एनर्जी बहाल करता है और सेल को रिन्यू करता है। हमारे सेल डेड होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं, डेड होते हैं नए बनते हैं। ये टेलीमर की वजह से है। वो कहते हैं अगर कोई ऐसी वैक्सीन बना दी जाए, वो जो तजर्बात कर रहा है वो ऐसी वैक्सीन बना रहा है, वो वैक्सीन लेने से टेलीमर कभी मरेगा नहीं। टेलीमर ज़्यादा एनर्जेटिक होगा और ज़्यादा एनर्जेटिक और देर पावर सेल पैदा करता रहेगा, जिंदगी पैदा करता रहेगा। हमारे सेल जवान, हम जवान। अगर हमारे सेल जवान हैं, एनर्जेटिक हैं, तो हम जवान हैं। इसकी एग्जांपल सिंपल ले लें। आप 40 साल का एक नॉर्मल आदमी ले आए, उसे हंसना नहीं है, उसे योगा कराना शुरू कर दें। योगा का काम यही होता है कि सेल सारे के सारे एनर्जेटिक कर देता है। 40 साल का आदमी, वो आपको ऐसा लगेगा कि मैं 20 साल का हो गया हूँ। और मैं सुबह सवेरे जब योगा की क्लास लेता हूँ, मैं आज हैरान हुआ, आज की बात, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाले। आज मैं देख रहा था एक्सरसाइज कराने के बाद जब मैंने कुछ छोड़ा, फ्री किया, तो सारे भाग रहे थे। एक को मैंने देखा, वो बड़ी लंबी सीढ़ियाँ थी, उस पर भाग कर चढ़ रहा था, दूसरे उधर, और तीसरा उसे आवाज़ दे रहा था उधर से, जवानी है भाई तेरे, तो जवानी है। तो मैं देख रहा था किस तरह एक्साइटेड हो गए हैं ये क्या? सेल उनके एक्साइटेड हो गए हैं। तो टेलीमर ने अगर सेल एक्साइट कर दिए, एनर्जेटिक कर दिए, रिबाउंड कर दिए, रिस्टोर कर दिए, तो आज जो लोग ये कहते हैं, क्रिश्चियन मौलवी जो कहते हैं, पादरी, कि नहीं नहीं ये कभी नहीं हो सकता कि मौत ख़त्म हो जाए, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो कहते थे कि मलेरिया का इलाज नहीं है, ये एक ऐसी अनदेखी ताकत है जो बस्तियां की बस्तियां लुटा मार देती है। और फिर टेलीमर अगर आ गया तो फिर यही पादरी सबसे पहले होंगे, मैं कुट्टी का पहले लाइन चाचा, ठीक है, मैं मौलविया। ये पॉसिबिलिटीज है। तो ये किसकी वजह से? साइंस की वजह से। साइंस के इस्तेमाल ने बीमारियों के इलाज दिए हैं। जब एनेस्थेटिक, बेहोश करने वाली दवाई, सुन्न करने वाली दवाई सबसे पहले इजाद हुई थी, ऑपरेशन आसान हो गया था, लोग ऑपरेशन कराते पता भी नहीं चलता अब उनको। लेकिन जब सबसे पहले, तो पहले क्रिश्चियन पादरियों ने आवाज़ बुलंद की, उनने कहा ठीक है एनेस्थेटिक बना दिया है, ठीक है ये दवाई फायदेमंद है, लेकिन इसको इस्तेमाल सिर्फ मर्द करेंगे, ठीक है, क्योंकि मर्द मालिक है। औरतों को जब एनेस्थेटिक दी गई है डिलीवरी के अंदर, जब उनकी डिलीवरी होने लगती तो पेन होता, तो उसको एनेस्थेटिक दी गई, तो उसे पादरियों ने पढ़ रखा था कि नहीं ये औरतों को नहीं देनी। और बाद में अब वो खुद इस्तेमाल करते हैं, सारे इस्तेमाल करते हैं, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। पादरियों की अपनी बात नहीं होती थी, लेकिन वो इंसान के अंदर वहशत वाली हिस्स है। भी तकलीफ देखा। ये जो दो दांत हमारे, ये शेर वाले दो दांत हैं, ये चीर फाड़ वाले हैं। सामने वाले दो दांत जो गाय वाले हैं, घास खाने वाले, गाय देखते कैसे होती है, मासूम, ठहरी हुई, कुछ नहीं कहती, और ये दो दांत शेर वाले हैं, शेर के जैसे दो शाखा दांत होते हैं। तो इंसान कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, हम गोश्त खोर भी हैं, हम सब्जी खोर भी हैं। इसी तरह हमारे अंदर जहाँ तक मासूमियत है, अच्छाई है, वहाँ पर ये वहशत भी है। तो ये पादरी वही लोग हैं जो उस वहशत को पूरा करना चाहते हैं, ये पादरी। इसीलिए उन्होंने इनकार किया कि नहीं ये औरतों को आपने बिल्कुल नहीं देनी। लॉलेसनेस, ला कानूनियत को भी कंट्रोल किया है साइंस ने अपने मॉनिटरिंग सिस्टम के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए, सैकी के ज़रिए, और कानून बनाकर फिर तोड़कर फिर बनाकर फिर तोड़कर फिर बनाकर। ये साइंस की सारी की सारी देन है। एजुकेशन बढ़ी है, तालीम बढ़ी है। एजुकेशन इस हद तक बढ़ी है, राइटर कहता है अगर मैं अमेरिका में सफ़र कर रहा हूँ तो वहाँ का जो टैक्सी ड्राइवर होगा, मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ फ़लसफे पर बहस कर लेगा। अमेरिका में तालीम तो इतनी ज़्यादा है कि टैक्सी ड्राइवर भी PhD होगा, और मुझे यकीन है कि वो मुझसे बहस मुबहसे में
जीत जाने के लिए मेरी और अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देगा। यानी कि सामने वो नहीं देखेगा ट्रैफिक कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, वो फिलॉसफी के ऊपर पूरी कंसंट्रेशन कर लेगा। टेलीफोन आया है, राब्तों का सिस्टम बेहतर हुआ है, आज हम जल्दी से बात कर लेते हैं तेज़ी के साथ। ये वसीम भाई भी निकाल रहे हैं, शायद कोई मैसेज आया हो, ठीक है। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स का सिस्टम। फिंगरप्रिंट्स का सिस्टम कैसा है? पहले लोग दुबई जाते थे, अमेरिका जाते थे, गुम हो जाते थे, वहीं रह लेते थे, पता नहीं चलता था कहाँ गए। अब फिंगरप्रिंट्स एक बार आ गए, कहीं भी पकड़ा जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि ये क्या ज़रूरत है आईडी कार्ड बनाने की, क्या ज़रूरत है ये संते हमारे हाथ में थमाने की। भाई हमारा डेटा अगर यूनिवर्सिटी ने हमें पास किया तो हमारा डेटा कंप्यूटर पर डाल ले, और आईडी कार्ड की क्या ज़रूरत है? कुदरत ने, खुदा ने हमें ये जो थंब दिया है ये किसी से नहीं मिलता। स्टोर है, आप स्टोर के अंदर जाएं, दाखिल होते हुए ये थंब देकर जाएं। अगर आपने एजुकेशन सेंटर के अंदर दाखिल होना है, थंब देकर जाएं। अगर आपने कहीं इंटरव्यू देना है, वहाँ पर आप थंब रख के, सारा डेटा आपका सामने कंप्यूटर पर है कि जी इस बंदे ने क्या क्या काम किए, कौन कौन से प्रोफेशन, आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं, थंब देकर जाएंगे। तो थंब आपका ये हर जगह प्रूव करेगा आपने ज़िंदगी में क्या क्या किया है। अगर आप थाने में भी जाते हैं तो थंब देकर जाएंगे, किस लिए किया, ये इसने किसी पर पर्चा किया था। अगर पकड़े गए हैं तो थंब देकर जाएंगे, पता चलेगा इस पर पर्चा हुआ था। सारा सिस्टम ही खिलाने की क्या ज़रूरत है, थंब से ही सब कुछ हो जाएगा। आँखें, दूसरी बात आँखें, ठीक है, आइज है। और मतलब चंडा नहीं मारांगे, एक चीज होनी चाहिए, यही गल हुई। तो ये थंब के सिस्टम से, फिंगरप्रिंट से आप देखें, यकीन कीजिए चोरी चकारी लालचनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप इस इंस्टीट्यूट में दाखिल हुए, किस वक्त दाखिल हुए, थंब आपका है कि फिलहाल फिलहाल शख्स था। एक कार या एक बस के अंदर या एक ट्रेन के अंदर धमाका हो गया तो पता है हमें कि हाँ जी थंब कहाँ कहाँ कौन कौन शख्स यहाँ पर सवार था। क्रिमिनलिटी तो हो नहीं सकती। मैं तो कहता हूँ साइंस तो इतनी तरक्की कर जाएगी अनकरीब कि अगर आपके अंदर ईवल इंटेंशन भी पैदा होंगे, इस बात की मैं तकवीत इस बात से दूंगा कि साइंटिस्ट ने एक नया चिप बनाई है। वो चिप ऐसी है जो माजूर अफराद हैं, पैरालाइज्ड हैं, उनके जहन में या उसके या फोरहेड पर लगा दी जाती है, और वो शख्स जो सोचता है भाई चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, वही चैनल टीवी पर चल जाता है। कौन कौन तारीफ करता है इस बात की? चलो जी 3-4 लोग हैं, शुक्र है रोशन नहीं है, फिर तो गवाही सारी की ओके। अगर ये हो सकता है तो मैं ये सोचता हूँ कि कल क्या ये नहीं हो जाएगा, अगर कोई ईवल इंटेंशन के साथ किसी से मिलने भी गया है तो उसके कमरे की रेड लाइट ऑन हो जाएगी, वो फाड़ लो इनू, विलियम डेविस ਨੂੰ फाड़ लो, एक कोई सही सोच नहीं रखता, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। ईवल इंटेंशन आपकी वाज़ेह हो जाए। आजकल जो क्रिमिनल साइकोलॉजी है उसके अंदर ये चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं जी। काउंसलिंग किसे कहते हैं? काउंसलिंग, अच्छा काउंसलिंग का भी गुफ्तगू से पता चल जाता है क्या है। तो फिंगरप्रिंट्स आई। अच्छा, साइंस के इस्तेमाल ने एक और चीज़ भी रिड्यूस की है, वो है एक्सेस आवर्स ऑफ वर्क। बहुत ज़्यादा काम करने घंटे। अब यूरोप के अंदर जो एलिवेटेड कंट्रीज़ हैं वहाँ लोग 2 घंटे काम करते हैं और 4 दिन काम करते हैं। राइटर कहते हैं क्यों ज़्यादा काम करे इंसान? इंसान आराम चाहता है, सुकून चाहता है, खुशियाँ चाहता है। उसके काम करने घंटे कम करोगे तो वो खुशियाँ हासिल करेगा। बेटा अगर हम अपनी ज़िंदगी का अहाता करें, आप अपने वालिदैन की ज़िंदगी का अहाता कर लें यार। सबसे पहले अपने वालिद को देखें, अगर वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने MBA किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, देखें कि उसने 16 साल स्टडी की है, दिन रात मेहनत की है, उसके बाद ऑफिस को दिन रात दिए हैं, घर को भी टाइम दिया है, अखराजात आप देखेंगे उसकी ज़िंदगी कैलकुलेट करें तो 24 घंटों में से वो कम से कम 17 घंटे 18 घंटे काम कर रहा है और सारी ज़िंदगी करता रहा है। तो ये तो उसकी खुशियाँ ज़िंदगी में है ही नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन यूरोप के अंदर इस चीज़ को कम किया गया है। क्यों? साइंस के इस्तेमाल से। अब लोग कहते हैं लो जी, अब कुछ लोग क्लेम करते हैं लो जी आप साइंस का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ये अब बड़े बड़े जो बिल्डोज़र आ गए हैं या बड़ी बड़ी जो लिफ्ट आ गई है और 50 मजदूरों का काम 5 मिनट में एक मशीन कर देती है। सपोज आपने कभी एम्ब्रॉयडरी मशीन देखी है? उसमें 200 हैंगर लगे होते हैं
और 5 मिनट्स में वो 200 फूल बना लेती है, डिज़ाइन बना लेती है। अगर ये हाथ से काम होता तो 200 फ्रेम जो 5 मिनट में बनते हैं, तो ये कम से कम 200 लोग 5 दिनों में करते हैं या 1 दिन में करते हैं। तो लोग इसमें क्लेम करते हैं, वो कहते हैं कि साइंस के इस्तेमाल से ये जो मशीनरी आई है, इससे भूख बढ़ेगी, लोगों की रोजी रोटी कम होगी। अरे पागलो, ये सोचो कि एक मशीन लग गई है, अब उस मशीन पर आप 200 लोग ठहरा दें। अच्छा, आप वहां पर 2 लोग ठहरा दें, 2 लोग को आप मुआवजा देंगे, कितना अच्छा देंगे, कमाएगी वो जो बाकी काम नहीं कर रहे उनको कोई काम प्रोवाइड करें, नया कुछ तरक्याती काम करें, उनको काम पर लगाएं, उनको सोचने वाले काम पर लगाएं, डिजीज़ को तलाश करने वाले काम पर लगाएं। पैसा तो जनरेट हो रहा है, आप पैसा उनको दें, फलाई काम करने के लिए पैसा दे दें। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर लें, आप दौलत का बराबर तकसीम कर लें, साथ ये कंसेप्ट लेकर आए आप। तो साइंस के इस्तेमाल से वर्किंग आवर्स कम हुए हैं, जहां साइंस का सही इस्तेमाल है। हमारे यहाँ साइंस का क्योंकि सही इस्तेमाल नहीं है, अभी हम लोग मोबाइल रखते तो हैं लेकिन मोबाइल एक्सेप्ट नहीं करते। हम लोग नेट इस्तेमाल तो करते हैं, नेट एक्सेप्ट नहीं करते। हम मीडिया इस्तेमाल तो करते हैं, मीडिया एक्सेप्ट नहीं करते। हम तस्लीम नहीं कर रहे, हम मुनाफकत कर रहे हैं। कल मोहतरम मौलवी साहबान कह रहे थे कि स्पीकर नहीं होना चाहिए, आज वो स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। कल तक वो कह रहे थे कि मोबाइल गलत है, आज मेरे वालिद की डेथ हुई तो उन्होंने कहकर मरे हैं जी, मेरे जो वो निज़ामी साहब हैं वो जनाजा पढ़ाएंगे। निज़ामी साहब जनाजा पढ़ाने आ गए, हम बड़े खुश हुए। तो खुश क्या थे, उदास ही थे। निज़ामी साहब आगे सेटिस्फाई थे। तो जब जनाजा गाह में गए तो आगे अब्बा जी की लाश रखी हुई है, पीछे निज़ामी साहब ठहरे हुए हैं, ऊपर उन्होंने वो ब्राउन बड़ी सारी पगड़ी पहनी हुई है, सफ़ेद बड़ा थैला नुमा उन्होंने चोगा पहना हुआ है और पेट निकाल कर ठहरे हुए हैं। ऐसे बुजुर्ग आदमी है, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, हमारे वालिद साहब के दोस्त थे। मैंने आवाज़ दी ज़ोर से, मैंने कहा भाई तमाम लोग अपने मोबाइल बंद कर दो। फिर मैंने 3 आवाज़ें दी, मैंने कहा जी शुरू करें। और मैं आवाज़ दे के हटा हूँ तो कभी लाश के साथ ही आवाज़ आ रही है, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा मोबाइल किसका, आगे बढ़ गया। मैंने देखा पता नहीं चल रहा, कुछ सारे ठहरे हुए हैं, कोई भी हाथ नहीं मार रहा अपने मोबाइल को। तो मेरा बहनोई जो ठहरा हुआ था वो कहने लगा, मौलवी साहब थोड़ा मोबाइल है। मौलवी है मेरा है, उन्हें जेब हाथ मारे थे, मोबाइल बंद किया उसने। मोबाइल आ गया, इस्तेमाल कर रहे हैं, लाशों के ऊपर चल भी रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैयत पे, अच्छा मैयत पे, हाँ जी, मैयत पे कर रहे हैं जी, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ। चलो जी, साइंस ने हमें कैमरा दिया है, साइंस ने हमें कैमरा दिया है। अब 2 कंसेप्ट हैं कैमरे के बारे में, 2 कंसेप्ट हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ओहो नहीं 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 नहीं, एक आदमी अगर चोरी करेगा तो उसको मारेंगे, उसको इतने हम कोड़े मारेंगे। एक आदमी ने कत्ल किया है तो हम उसके बदले में उसकी भी गर्दन उतारेंगे, ठीक है। एक ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है कि जो गलत काम करे उसको मारो, उसको पनिश करो। एक ये कंसेप्ट है दुनिया के अंदर, ये पुराना कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट जब ये लॉन्च हुआ था, कंसेप्ट कि जो गलत काम करे उसे सजा दो, जब ये कंसेप्ट लॉन्च हुआ था उस वक्त उनका कॉन्शियंस गलत नहीं था, उनका ज़मीर गलत नहीं था, उनका ज़मीर ठीक था। वो क्या करना चाहते थे, वो चोरियों को, दुखों को और अजियतों को कम करना चाहते थे, किसी की वायलेशन नहीं चाहते थे। लेकिन मॉडर्न पीरियड में एक नया कंसेप्ट है तो उसे भी एक्सेप्ट करें। 2 चीज़ें हैं, एक चोर है, अंदर चोरी करता है, जब चला जाता है हम उसको तलाश कर लेते हैं और पकड़ते हैं और उसे 10 कोड़े मारते हैं, उसे फेंकते हैं, खून करते हैं और जेल में डालते हैं। एक ये कंसेप्ट है। दूसरा ये है, आप देखते हैं लिखा होता है सब जगह पर, खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, कैमरे की आंख आपको देख रही है। जहाँ कैमरे की आंख आपको देख रही है तो वो बंदा क्या करके बैठा है, वो ये अवेयर करके बैठा लोगों को कि इतने चोरी की गुंजाइश नहीं है। एक कंसेप्ट ये है कि चोरी की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। दूसरा कंसेप्ट पुराना ये है कि नहीं, चोरी हो और फिर साथ लित्तर पोला करें उसे, फिर मजा है।
मॉडर्न कंट्री में चोरी की गुंजाइश खत्म। कैमरा लगा दो तुम लोग, हर बंदे को पता है मैं गया तो पकड़ा जाऊंगा, कैमरे में तस्वीर आ जाएगी, चोरी की गुंजाइश नहीं, चोरी करने जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो दूसरा कंसेप्ट ये नहीं, उसे पकड़ो, उसे मारो और पकड़ो। तो कौन सा तरीकाकार बेहतर है आप समझते हैं? सेकंड वाला बेहतर है उससे दूसरे। अच्छा, ये चोर जब चोरी करता है या कातिल जब कत्ल करता है, भाई एक कंसेप्ट तो ये भी है, अब वहाँ पर अंग्रेज़ों ने एक नई रेवोल्यूशन चलाई हुई है। वो कहते हैं कातिल जब कत्ल करता है तो उसके जहन के अंदर एबनॉर्मेलिटी होती है, वहशत होती है, वो कत्ल करना चाहता है, एबनॉर्मल है, वो पागल है। और जब वो कत्ल करते हैं तो आप क्या करते हैं? उसे पकड़ते हैं, उसे काल कोठरी में डाल देते हैं, उसको पनिश करते हैं। एक आदमी उसकी साइकी वैसे खराब हो गई है, जहन खराब हो गया है यार, आप उसको तो हॉस्टल में लेके जाते हैं, वहाँ पर नीट एंड क्लीन अच्छी दीवारें होती हैं, वहाँ पर टीवी लगा होता है, वहाँ पर फूल होते हैं, वहाँ पर खूबसूरत नर्सेज होती हैं, उनकी ट्रीटमेंट होती है, अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, शफीक और पोलाइट तरीके से उनका इलाज किया जाता है। ये क्या बदतमीजी है? साइकी तो दोनों की खराब है। जब कातिल ने कत्ल किया था असल में उसकी साइकी खराब है, उसको गुस्सा आ जाता है, उसको भी ट्रीटमेंट के लिए उसको पोलाइट एटमॉस्फेयर दो। अब ये रेवोल्यूशन है दुनिया के अंदर। वो कह रहे जब एक कत्ल होता है और उसके बदले आप दूसरे को भी कत्ल कर देते हैं तो आपने कत्ल पर कत्ल कर दिया है। असल में कत्ल उस शख्स ने नहीं किया, कत्ल उसकी एबनॉर्मेलिटी ने किया है। सवाल ये है, कत्ल उस शख्स ने नहीं किया, कत्ल उसके वायलेंट टेम्पर ने किया है। कत्ल उस शख्स ने नहीं किया, कत्ल उसकी वहशत ने किया है। तो इलाज वहशत का होना चाहिए, जिससे गांधी कहता है अल्लाह ताला उसकी रूह को मुसलमान करे। मैं तो बड़ा सख्त किस्म का मुसलमान हूँ, मैं मर भी जाए तो फिर भी उसकी रूह के पीछे होता हूँ कि उसकी रूह मुसलमान हो जाए, अल्लाह करे। गांधी आदमी अच्छा था, उसकी रूह को अल्लाह मियां मुसलमान करे। कहता हेट द सिन लव द सिनर, जो अंदर अब नॉर्मेलिटी है उसका क्योर करो, उससे नफरत करो, उसका इलाज करो, ना कि वो जो गुनाहगार है उससे नफरत करना शुरू कर दो। तो रसल ने कहा कि आपको साइंस ने कैमरा दिया है, कैमरा दिया है तो इसके आने से क्या हुआ? मसाइल कम हुए, परेशानियां कम हो गई इसके आने से। तो अब साइंस के इस्तेमाल से हमने कहा कि बुराइयां कम हो गई हैं, साइंस के इस्तेमाल से बुराइयां कम हो गई हैं। गिनवा दूं, हमने पहले कहा था रसल ने कि साइंस के इस्तेमाल से दो चीज़ें होती हैं, खुशियां बढ़ती हैं और दुख कम होते हैं। खुशियां बढ़ती हैं इंडस्ट्रियलिज्म, उसने कहा एग्रीकल्चर सिस्टम, फिर उसने कहा इंडस्ट्रियलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म के साथ डेमोक्रेसी, ये खुशियां बढ़ी। सफरिंग कम होती हैं, उसने कहा साइंस के इस्तेमाल से आप देख सकते हैं जहां साइंस का सही इस्तेमाल हुआ है जिन कंट्रीज के अंदर, पॉवर्टी कम हुई, थेफ्ट कम हुई, रॉबरी कम हुई, डिजीजेस कम हुई, वहाँ पर लॉलेसनेस कम हुआ, वहाँ पर जी टेलीफोन सिस्टम, फिंगरप्रिंट्स और एजुकेशन के बढ़ने की वजह से ये वर्किंग आवर्स कम हुए हैं और शऊर ज़्यादा आया है, मसाइल कम हुए हैं। कैमरा सिस्टम आया है हमारे पास, इससे भी मसाइल कम हुए हैं। अब उसके बाद राइटर एक बात और कहता है, अगला फेज शुरू होता है। गमगीन तो नहीं हो गए? वो कहते हैं इश्क की दास्तां है प्यारे। मैं इन तमाम लोगों को मैं इज्जत की नज़र से इसलिए देखता हूँ कि ये ह्यूमनिस्ट हैं, ये इंसान की भलाई की बात करते हैं। और जिसके ऊपर एक शेर पूरा फिट आता है, इश्क की दास्तां है प्यारे, अपनी अपनी ज़बां है प्यारे। जो आज से 2000 साल पहले क्राइस्ट आया उसने भी अच्छाई की बात की, मूसेस आया उसने अच्छाई की बात की, होली प्रॉफिट है उन्होंने अच्छाई की बात की, बात सारे अच्छाई की कर रहे हैं। इश्क की दास्तां है प्यारे, अच्छाई की दास्तां है प्यारे, अपनी अपनी ज़बां है प्यारे। रख कदम फूंक फूंक कर नादा, जर्रे जर्रे में जान है प्यारे। हम ज़माने से इंतकाम तो लें, हम ज़माने से इंतकाम तो लें, एक हंसी दरमियाँ है प्यारे, दास्तां है प्यारे, अपनी अपनी ज़बां है प्यारे।
रख कदम फूंक फूंक कर नादा, जर्रे जर्रे में जान है प्यारे। तो आप लोग भी रसल के साथ हो जाएं, आप लोग भी होली प्राप्त के साथ हो जाएं, आप लोग भी तमाम अच्छे लोगों के साथ हो जाएं जो अच्छाई चाहते हैं, लेकिन जिद्दत अपनानी पड़ेगी और जदीद तकाज़ों के साथ चलना पड़ेगा। नए कवानीन बनाने पड़ेंगे कि हाँ जी, नेट पर आपको किसी ने आपके कंप्यूटर में वायरस भेज दिया है तो उसका कानून होना चाहिए। आप ये ना कहें नहीं जी इसका कानून नहीं होना चाहिए, बाकी कानून होने चाहिए। नहीं, ये होना चाहिए, करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। ठीक है, आइए तीसरा फेज शुरू करते हैं। साइंस के इस्तेमाल से खुशियां भी बढ़ी, साइंस के इस्तेमाल से सफरिंग भी कम हुई, लेकिन साइंस के इस्तेमाल से वार, जंग, वो डेंजरस हो गई है। साइंस के इस्तेमाल से जंग ज़्यादा खतरनाक हो गई है। जंग जो खतरनाक हो गई है ये जंगी हथियारों की वजह से है, और जंगी हथियार बनाना ये साइंस का वाइज नहीं अनवाइज इस्तेमाल है। जंगें खतरनाक हो गई हैं क्योंकि एटम बम बन गया है, जंगें खतरनाक हैं, क्लैशनकोफ है और पता नहीं कितनी गोले बारूद क्या क्या चीज़ें बन चुकी हैं, आज लेज़र पिस्टल्स आ गए हैं। तो ये सारे क्या है, ये साइंस के गलत अनवाइज इस्तेमाल की वजह से आए हैं। पहली बात तो ये है। जंगें क्यों होती रही हैं, जंगें हो रही हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एक तो साइंस का अनवाइज इस्तेमाल है। जंगें होना अज़ल से होती आई हैं, जंगें अज़ल से होती आई हैं, इसमें साइंस की कारसानी कोई नहीं है, इसमें साइंस का कोई अमल दखल नहीं है। जंगें अब खतरनाक हो गई हैं, इसमें साइंस का अमल दखल है। तो रसल चाहता है कि दुनिया की जंगें खत्म हो जाएं। रसल चाहता है दुनिया की जंगें खत्म हो जाएं। दुनिया की जंगें खत्म हो जाएं, लेकिन जंग की जब बात शुरू करता है तो उसके जहन में दो बातें आ जाती हैं। पापा, दो बातें। मासूम बच्चे हैं, पता नहीं वो कहते हैं आज सर पता नहीं किस चक्कर में डाल दिया मैं। दुनिया भी देख लो ना, ग्लोब भी देख लेना, यूनिवर्सिटी ने जो टॉपिक रखा है उसके साथ भी जस्ट करें आप। तो जंगें जो है इसको दो डिमेंशन है। एक तो साइंस के अनवाइज इस्तेमाल से जंगें खतरनाक हो गई, एक बात ये हो गई। दूसरी बात जंगें अज़ल से जो होती आ रही हैं, अब भी हो रही हैं, इनको ख़त्म कैसे किया जाए और इनकी वजूहात क्या हैं। जंगों की वजूहात और जंगों का ख़तरनाक होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जंगों का ख़तरनाक होना ये बात जुड़ी हुई है साइंस के अनवाइज इस्तेमाल से, जंगें होती हैं ये बात जुड़ी हुई है कुछ और बातों से। इसलिए बार बार बेटा कह रहा हूं ताकि आप एक कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद मैं जब डिवाइड करूं तो फिर दो चीज़ों को अलग अलग फिर देख सकें। ये ना हो कि मैं पूछूं फिर आपसे तो फिर आप कहें अम्मी आप ये आवाज़ें आपकी हैं कि मेरी बस है। अच्छा जी, जंगें डेंजरस हुई हैं, ख़तरनाक हुई, पहली बात ये है। तो राइटर ने कहा कि अगर आप वाइज इस्तेमाल साइंस का करेंगे तो जंगें ख़तरनाक नहीं होंगी। सिंपल भाई, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए मैं क्लैपिंग करता, मैं उसे झप्पी भी डालता, उसे चुम्मी भी देता। अगर मुफ्ती जी, अगर अब्दुल कदीर खान एटम बम बनाने की बजाय ऐसी चीज़ बना देता जिसके बनाने से पूरी दुनिया के एटम बम जाम हो जाते, मैं उसको जाकर सल्यूट करता। मैं कहता भाई अब्दुल कदीर खान ने कमाल कर दिया है। ऐसी डिवाइस कोई कंट्री क्यों नहीं बनाता जिसके ज़रिए वो आसमान पर वो छोड़े सैटेलाइट, जितनी भी दुनिया के वेपन है सारे के सारे ठक जाके ऊपर मकनातीस के साथ लगे। घरों के अंदर से पिस्टल निकल रहा, फड़ो पिस्टल मेरा कितने गया है, तोप भी ऊपर जा रहे हों, टैंकर भी ऊपर जा रहे हों, एटम बम भी ऊपर जा रहे हों, छुरियां भी ऊपर जा रही हो सारी की सारी। हाँ ठीक है। तो फिर अम्मी कहे कि प्याज अब किससे काटें, मारो मुक्का, हाँ मुक्का मार के तोड़ दे। नहीं, पत्थर के तौर पे क्यों? देखो मेरी बात सुने यार, इतनी तरक्की हो गई है,
क्या जितनी किस्म के वेपन मौजूद हैं, क्या हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते कि वो वेपन रिकॉग्नाइज कर लें कि भाई इस शक्ल का नली वाला, पिस्टल वाला, गोली वाला, ठक करने वाला, बारूद वाला, छरों वाला, ये जितना भी मटेरियल है सारा का सारा आसमान पर। ठीक है जी। तो ये काम होता है ना, काम होता है ह्यूमनिज्म वाला। ये क्या बात हुई, मैंने बना लिया, अमेरिका ने बना लिया, अब ईरान कहता है मैं बना रहा हूँ, शुमाली कोरिया कहता है मैं बना रहा हूँ। ये तो फिर बड़ी डिस्टर्बेंस है, ये तो कत्लो गरत होगी ना। तो साइंस का अगर वाइज इस्तेमाल किया जाए तो एमके भुट्टा के स्टूडेंट लाजमी ऐसी डिवाइस बनाएंगे। अगर डिवाइस नहीं बनाएंगे तो किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर किसी साइंटिस्ट को ये मशवरा जरूर देंगे। ओके, तो साइंस का वाइज इस्तेमाल से डेंजरस वॉर खत्म हो सकती है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर। दूसरी बात ये है, जो अहम तरीन बात है कि जंगें जो होती हैं ये कैसे खत्म होंगी और जंगों की कॉज क्या है। ठीक है, जंगों की कॉज क्या है। बर्ट्रैंड रसल से कहा क्रिटिक्स ने, उन्होंने कहा भाई जंगें ज़रूरी हैं, जंगें ख़त्म हो गई तो ब्रेवरी कैसे होगी, जंगें ख़त्म हो गई तो हीरोज़ कैसे होंगे, जिनको फॉलो कैसे किया जाएगा, जंगें ख़त्म हो गई तो इंथ्यूसिज्म, जज्बात कहाँ से आएंगे। जज्बात नहीं, जब मैंने जज्बात की बात की तो जूली ने फौरन जमाई लिया। तो जंगें जो होती हैं, क्रिटिक कहते हैं जंगें खत्म हो गई तो जज्बे खत्म हो जाएंगे, हीरोइज्म खत्म हो जाएगी, और फिर कैसे पता चलेगा कंपटीशन क्या है, आगे कौन है पीछे। और अजल से जंगें होती आई हैं। रसल साहब परेशान ना हो, इंसान खत्म नहीं होता, जंगें होने दो, जंगों के होने से इंसान खत्म नहीं होता। अब तक अगर खत्म नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा। रसल कहता है पहले जंगें जो होती थी तलवारों से लड़ते थे, अब बारूद है, एक हिरोशिमा पर आप बम गिराते हैं 45,000 लोग मर जाते हैं। अब जंगों की किस्म और है, आप समझे बात को, जदीद तकाजे हैं, जदीद मसाइल हैं। क्लियर। तो पहली बार उसने की कि जंगों की काज बताई जा रही है और कहा गया कि जंगें अजल से होती हैं, तो रसल ने उसको रद्द किया। उसने कहा अब जंगें ज़्यादा खतरनाक हैं, अब वो मामला नहीं है, आप मामले को समझें आप इस बात को। ठीक है। दूसरी बात, जंगों की वजह जो है, पहली बात है फैनेटिसिज्म। रसल कहता है फैनेटिसिज्म, तासुब। तासुब कहता है कि तासुब क्या है, तासुब भाई वो मैं उससे बेहतर हूँ, वो मुझसे बेहतर क्यों है। कंपटीशन। दूसरी बात मुकाबला। बचपन में आप बच्चों को मुकाबला सिखाते हैं कि चल तू, तेरे नंबर ज़्यादा हैं या उसके नंबर ज़्यादा हैं, क्लास में किसके नंबर ज़्यादा हैं, क्लास में कौन फेल है कौन पास है, जो पास है वो जीत गया है, फर्स्ट है। ये कंपटीशन है। वो बच्चे बड़े होते हैं घर में कंपटीशन करते हैं, लड़ाई करते हैं। वो मजीद बड़े होते हैं, अगर मुल्क के सरबराह बन जाते हैं, दूसरे मुल्क के सरबराह के साथ लड़ाई करते हैं। कंपटीशन की वजह से भी जंगें पैदा होती हैं, और फैनेटिसिज्म, तासुब की वजह से भी जंगें पैदा होती हैं। रसल कहता है, वो कहते हैं ये तासुब है, असल में इसका लिंक जुड़ा हुआ है पैराडाइज के साथ, हेवन के साथ, जन्नत के साथ, और सेक्टेरियनिज्म के साथ, फिरका वारियत के साथ। आइए, ये फिरका वारियत क्या है और फिरका वारियत से जुड़ी हुई तासुब क्या है। बेटा इधर कंसंट्रेशन। तासुब क्या है और ये जन्नत का क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले कंसेप्ट रसल के मुताबिक, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, रसल के मुताबिक सबसे पहले जो कंसेप्ट आया वो जन्नत का कंसेप्ट आया। और वो कैसे आया, जब एग्रीकल्चर सिस्टम आया तो एक लैंडलॉर्ड दूसरे लैंडलॉर्ड के ऊपर हमले करने लगा, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पर हमले करने लगा, एक नेशन दूसरे नेशन पर हमले करने लगी। जब हमलों के लिए भागे तो जो कौमें कमज़ोर थी उनको इनसिक्योरिटी थी, उन्होंने अपने घर के अंदर, अब वो डरे हुए बैठे हुए थे अपने इलाके में कि हमारे ऊपर कभी भी हमला हो जाएगा और हम वीक हैं और दूसरी कौम मजबूत है, जीत जाएगी। तो उस कौम में पहला कंसेप्ट आया कि जन्नत, कहीं दूर दराज आसमानों में एक जन्नत है। तो उन लोगों ने जन्नत में अपनी पनाह हासिल की, तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया। उन्होंने कहा अच्छा जी अब हम मारे भी जाएंगे कोई बात नहीं, हम शहीद हो जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे। किसी ने मिथरा की जन्नत हासिल की, किसी ने सूरज में जन्नत बना ली, फिर से फिरके बन गए, आगे काम बढ़ता गया और जन्नत का मुकाबला हो गया। अब भी आप देखें लोग जन्नत के लिए लड़ते हैं, क्या कहते हैं जी,
फिलहाल बंदा अगर क्रिश्चियन है तो वो ट्रू है और उसका रिलीजन भी ट्रू है और वो जन्नत में जाएगा क्योंकि गॉड के साथ उसका रिलेशन अच्छा है। दूसरा हिंदू है, वो कहता है कि नहीं जी, इस जन्नत में तुम लोग जन्नत में मैंने आने जंग जन्नत और सवाब की हो रही है, खुदा से मोहब्बत की तो बात ही नहीं हो रही, खुदा को तो एक्सप्लोर ही नहीं करते लोग, जन्नत की बात करते हैं। तो जन्नत की वजह से तासुब पैदा हुए कि मैं तुम्हें जन्नत में। अब आप अपने हाथ देख लें, एक फिरका कहता है दूसरा मुशरिक है, ये जन्नत में नहीं जाएगा, दूसरा कहता है वो काफिर है जी, वो जन्नत में नहीं जाएगा। ठीक है, टॉयलेट में अक्सर जाएं तो लिखा होता है फिलां काफिर फिलां काफिर। मैं एक यूनिवर्सिटी के टॉयलेट में गया तो वहां लिखा हुआ था काफिर काफिर शिया काफिर, नीचे लिखा हुआ था काफिर काफिर अहले हदीस काफिर। मैं टूटी के साथ जब लोटा पकड़ा तो देखा लिखा हुआ था काफिर काफिर मैं काफिर। मैं हैरान हुआ, अच्छा उसने अब ये तंग होकर लिखा होगा कि अच्छा तो सारे दिन का लो फिर मैं काफिर सीखा। ठीक है ना। अब ये कैसी चीज़ मैंने ये इस्लामाबाद के एक यूनिवर्सिटी के टॉयलेट में देखी है, तो मैं पहली बार हैरान हुआ कि हैं अब हमारे बच्चों में ये कंसेप्ट आ गया है, अब लोग इतने उकता चुके हैं कि तासुब उसने नहीं जाने देना, उसने उसको नहीं जाने देता। ठीक है जी। अच्छा ये सेक्टेरियनिज्म जन्नत का कंसेप्ट और फिर दूसरा गलत है, मैं ठीक हूँ, इसकी वजह क्या है? रसल ये कहता है, वो कहता है कि कई बार ऐसा हुआ है कई लोगों को, जैसा कि एक आदमी था उसका नाम था कॉपरनिकस 14th सेंचुरी में या 15th सेंचुरी में आया था। उस वक्त क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट ये था जमीन साकिन है और पूरी कायनात के स्टार्स और तमाम चीजें के गर्दिश कर रहे हैं, जिससे जमीन साकिन है और इसी के लिए पूरी कायनात मौजूद है। इसीलिए गॉड का अहम तरीन चूजन पर्सन पोप है और पोप के गिर्द पूरे लोग जो हैं वो मूव करेंगे, सर्कल करेंगे। ये कंसेप्ट बने हुए थे ना इस तरह के। ठीक है, कॉपरनिकस ने कहा ओए तो जमीन तो साकिन है ही नहीं, कर रही है। उसके बाद उसको नजरबंद कर दिया गया, कॉपरनिकस को खामोशी हुई। 15th सेंचुरी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ब्रेनो। जब ब्रेनो आया उसने कहा कॉपरनिकस ठीक कहता है। पादरियों ने उसे पकड़ा और पकड़कर उसे जिंदा जला दिया। रसल कहता है तुमने बंदा माना था, बंदा मार देते, लेकिन बंदा जलाया क्यों है? सवाल ये है। यहां पर गुरु नानक, इनके 13 मतलब इमाम हैं और उनमें से एक इमाम है, उसको खाल के अंदर बंद करके आग में डाल दिया गया था। मोहम्मद बिन कासिम, उसको खाल में बंद करके उसका सजा उसको मार दिया गया था। ठीक है, वो कहते हैं मुझे बताओ तुमने मारना है आदमी मार दो, लेकिन ये क्या तरीकाकार है मारने का? जिंदा जलाने का या बोरी में बंद करने का या खाल में, जानवर की खाल में बंद करने का, उसको मारने का? इसका मतलब यह है कि इंसान के अंदर यह हिस्सा है कि वो वैशी है, वो दूसरे को पनिश देना चाहता है, दूसरे को तड़पता हुआ देखना चाहता है। इसीलिए सेक्टेरियनिज्म है, फिरकावरियत है, वो दूसरे को मारना चाहता है, कत्ल करना चाहता है। कोयटा की मिसाल आपके सामने है। ठीक है, इसी तरह वो कई तरीके से इंसान को तड़पता हुआ देखना चाहता है। असल में उसकी ये वहशत है। मैं ये नहीं कहता कि ये वहशत अगर इंसान की नेचर में है तो ये खत्म हो जाएगी। और भाई खत्म ना भी हो, कम से कम टेम तो करो उसे सिधाओ तो सही ना, उसे कम तो करो ना, ऐसा ऐसा कम हो जाए वो नेचर वहशत वाली। तो वो कहता है ये जो तासुब है, रसल कहता है दुनिया का कोई रिलीजन भी दूसरे से लड़ने की तलकीन नहीं करता, क्योंकि मेरा ये यकीन है कि तमाम रिलीजन का मकसद इंसान को सिविलाइज करना है। तमाम रिलीजन का मतलब इंसान को सिविलाइज करना है। मॉडर्न दौर में आगे कुछ फिलॉसफीज गलत भी हो गई हैं बहुत सारे रिलीजन की, लेकिन जब वो बना था रिलीजन, चाहे हिंदुइज्म था चाहे ज्यूइश था, कोई था, उस वक्त उनका इंटेंशन ये नहीं थी कि हम इसके जरिए से इंसानों को मारेंगे। रसल कहता है रिलीजन जो है वो इंसान को सिविलाइज करता है, ना कि मारता और मारने की तलकीन नहीं देता। ये उसके फॉलोअर्स होते हैं, पैरवी करने वाले होते हैं, जो उसका नाम लेकर अपनी वहशत पूरी करते हैं, टाइगर वाली वहशत पूरी करते हैं। कभी इंसान को जिंदा जलाते हैं, कभी बोरियों में, कभी चमड़े में बंद करते हैं। तो
दूसरी बात यह है कि इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है सेक्टेरियनिज्म के साथ, तासुब के साथ, रिलीजन के साथ, वो है मॉर्टिडम जैसे कहते हैं, यानी कि डेथ विश, जिसको क्रिश्चियन भी कहते हैं शहादत, हिंदू भी कहते हैं शहादत, हम भी शहादत कहते हैं। ये शहादत का जो कंसेप्ट है वो कहते हैं ये डेथ विश है, मौत की ख्वाहिश है कि मरने की ख्वाहिश, ये बुरी है, ये मायूस कौन है, ये गलत है। मौत की ख्वाहिश नहीं, जीने की ख्वाहिश। भाई सिंपल सा फार्मूला है, अगर आपके जहन में ये कंसेप्ट हो, जैसा कि लामों के अंदर कंसेप्ट होता है, लामे कहते हैं कि हमने अब्दी ज़िंदगी हासिल करने के लिए, लामे हिंदू योगी होते हैं, वो जगह जगह घूमते हैं, उनका कंसेप्ट है कि अगर हमने अब्दी ज़िंदगी हासिल करनी है, अमर होना है, तो हमने जाकर जंगल में बैठ जाना है और सुकून तरीके से, और हमें कुत्ते बिल्ली जानवर टाइगर शेर सारे हमें खा जाएंगे, चीर फाड़ जाएंगे, उनका भला हो जाएगा, उनको खाने को मिल जाएगा और हम अमर हो जाएंगे। हमने नेचर के किसी करैक्टर को कुछ दिया है, तो ये कंसेप्ट है। बॉर्डर के ऊपर हिंदू लड़ता है चाइनीज़ के साथ और मर जाता है, शहादत गेन करता है, ठीक है, वो शहादत भी गेन कर रहा है, क्रिश्चियन भी शहादत गेन कर रहा है सारे। राइटर कहते हैं ये डेथ विश है। अगर आपके जहन में ये कंसेप्ट हो कि यार क्या करना है, आखिर तो मर जाना है, अगर ये कंसेप्ट हो आपका, आप कभी अपने घर को साफ सुथरा नहीं करेंगे, आप कभी दीवारें नहीं चमकाएंगे, आप कहें मैंने मर जाना है, 70 साल जिंदगी है। डेथ विश से मायूसी, और डेथ विश जब आती है तो उससे राइटर कहता है कि आप दुनिया को बेहतर करने का सोचेंगे ही नहीं, गली को बेहतर करने का सोचेंगे नहीं, आप सिटी को बेहतर ही नहीं करेंगे, नेशन को बेहतर ही नहीं करेंगे, तालीम देंगे ही नहीं, कोई अच्छी बात कहेंगे नहीं, आप हैं और छोड़ो यार मर जाना है। तो डेथ विश राइटर कहता नहीं हो रही, डेथ विश की वजह से आपका दुनिया में इंटरेस्ट कम हो गया, तो फिर आप जन्नत के लिए भागेंगे, जन्नत के लिए जब भागेंगे तो आप एक दूसरे को कचर डालेंगे, मार डालेंगे। बात करता है नेबर्स की, वो कहता है ये जो रिलीजियस तबका है ये तासुब कैसे फैलाता है। देखिए, एक आदमी कहता है मुझे उन तमाम लोगों से मोहब्बत है जो अपने हमसायों का ख्याल करते हैं। राइटर कहता है इसका मतलब है, वो कह रहा है कि मुझे उन तमाम लोगों से मोहब्बत है जो हमसायों का ख्याल रखते हैं, मुझे उन तमाम लोगों से नफरत है जो हमसायों का ख्याल नहीं रखते। जो सूफी बुजुर्ग होता है, मैंने पहले भी कहा है कि उसके पास गरीब से गरीब आकर बैठेगा तो क्या कहेगा, बैजा बाबा मेरे नाल। अमीर से अमीर भी आएगा, लैंड क्रूजर से नीचे उतर कर आएगा, वो कहेगा बैजा मेरे नाल। वो ये नहीं कहेगा ये तो अमीर है तू परे हो जा और गरीब तू साथ हो जा, ना, वो कहेगा दोनों बैठो मेरे साथ। तो ये ट्रू सेंस है, ये ट्रू साउल है, ये सही सूफीज़म है, ये ट्रू अकल है, ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है, ये अक्ली ईमानदारी है। राइट। तो राइटर कहता है दुनिया को एक नए रिलीजन की ज़रूरत है। अगर तुमने रिलीजन में ही रहना है तो फिर दुनिया को एक नए रिलीजन की ज़रूरत है। राइटर कहता है ये जो रिलीजियस पीपल होते हैं इनकी मिसाल तो ऐसे ही है, इनसे कहो भी आप क्यों लड़ते हैं, वो कहते हैं अगर हम नहीं लड़ेंगे तो वो हमारे सामने बकते हैं हमारे खिलाफ, तो वो हमें मारेंगे। वो कहते हैं ये तो बिल्कुल ऐसी मिसाल है। ये कहते हैं जी जब ये साइंस आती है या अकली बातें होती हैं ये हमारे खिलाफ होती हैं। वो कहता है ये तो ऐसे है जैसे एक गाय जो है वो रेल की पटरियां क्रॉस कर रही होती है, जा रही होती है, और हर आने वाली ट्रेन को समझती है कि ये रेल की पटरी भी मेरे लिए बिछाई गई है, ट्रेन भी मेरे लिए आ रही है। वो ट्रेन तो अपने काम से जा रही है, वो गाय समझती है कि ट्रेन मेरे लिए आ रही है, मुझे ही मारना चाहती है। तो ये रिलीजियस लोगों की भी ऐसी सूरत हाल है। एक क्रिटिक ने कहा, उसने कहा रसल साहब आप ये बताएं आप क्या चाहते हैं, लोग रिलीजन छोड़ दें? कहते मैं ये नहीं चाहता कि लोग रिलीजन छोड़ के किसी और रिलीजन को अपना लें, एक सेक्ट छोड़ के दूसरे सेक्ट को अपना लें, एक बिलीव खुदा पर बिलीव छोड़ के साइंस पर बिलीव कर लें, यूँ नहीं मैं कहता। अच्छा बताइए रसल साहब, जरा मट्ठे हो वो गल सुनो साड़ी जी जनाब। रसल साहब ये बताएं आप अपनी सर्द महर अकली दुनिया के अंदर क्या लोगों को इतना सुकून दे सकेंगे जितना सुकून एक आदमी को अपने मुफ्त में मिलता है, इबादत में मिलता है, रिलीजन में मिलता है? एक आदमी को मजहब में जितना सुकून मिलता है, जितना कूजी एटमॉस्फेयर मिलता है, जितना कल्ब को सुकून मिलता है, जहन को सुकून मिलता है, क्या आप अपनी अकली दुनिया के अंदर जो दुनिया आप रिप्रेजेंट करते हैं
उस अगली दुनिया में क्या आप उसे इतना कूजी एटमॉस्फेयर पेश कर सकेंगे, इतना लुत्फ दे सकेंगे? सवाल समझ लिया? पूछ लूं किससे? किसी को समझ नहीं, हाथ खड़ा करे। रसल से किसी ने पूछा कि क्या आप अपनी अगली दुनिया में एक इंसान को इतना सुकून दे सकते हैं जितना सुकून उसे मजहब में, इबादत में मिलता है? रसल कहता है, मैं कहूंगा नहीं, मैं इतना सुकून नहीं दे सकता जितना मजा और सुकून एक शराबी के पास होता है। मैं इतना सुकून नहीं दे सकता जितना सुकून बेवाओं की दौलत लूटने वाले के पास होता है। मैं इतना सुकून नहीं दे सकता जितना सुकून एक आदमी दूसरे आदमी को कत्ल करके हासिल करता है। अगर मैं इतना सुकून नहीं दे सकता। मैं सुकून की बात जब करता हूं तो इसका मतलब होता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को बट्टा भी लगेगा, बहुत सारे लोगों को कस भी लगेगी, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। किस लिए? कलेक्टिव हैप्पीनेस के लिए। नुकसान किसको होगा? अमीर तबके को होगा। दौलत बराबर तकसीम होगी। कलेक्टिव हैप्पीनेस की मैं बात करता हूं, मैं इंडिविजुअल की बात करता ही नहीं हूं। आप शराब के नशे में धुत हैं या आप मुफ्त में जा रहे हैं और लाशों के ऊपर से गुजर कर जा रहे हैं और आप कहते हैं मुझे तो मजा आ रहा है, मैं लाशों के ऊपर से गुजर के गया हूं, तो मैं ऐसे आदमी की खुशी की बात नहीं करता। रसल कहता है, मुझे एक बात बताओ, तुम आम लोग वो जो मजहब से ताल्लुक रखते हैं और कहते हैं हमारा मजहब सच्चा है और ठीक है, एक सवाल है। वो कहता है आपका बेटा बीमार है, बच्चा बीमार है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप उस अपने प्यारे से दोस्त के पास चले जाएं जो नीम हकीम क्वैक है, क्योंकि वो आपका यार है, दोस्त है, लेकिन है नीम हकीम। आप या तो बच्चे को उसके पास लेकर जाएं इलाज के लिए, या आप एक समझदार साइंटिफिक डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अगर आप नीम हकीम के पास लेकर जाते हैं और नतीजतन तुम्हारा बच्चा मर जाता है, तो फिर ये आपको ज़ेब नहीं देता, आप कहें जी बच्चा मर गया कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा उसके साथ यारी जो है। अगर एक हिंदू वो 10 क्रिश्चियन मार देता है और उसे कहते हैं कि यार ये क्रिश्चियन मर गया, तुम्हारे भी 2 बेटे मर गए हैं, वो कहे फिर क्या हुआ? फिर राम के नाम पर 2 बेटे कुर्बान, राम के नाम पर 2 बेटे कुर्बान। वो कहता है तो फिर आप अपने याराने के लिए नीम हकीम के पास बैठकर 2 बच्चे मरवा लेंगे, फिर तो ठीक है, आप क्यों कम करते हैं? ऐसे ही करो, फिर मार डालो अपने बच्चे। भाई एक था वो अतिता पंचोली और दूसरा था शिव कुमार, ये 2 लोग मर गए बॉर्डर पर। किससे लड़ते हुए? चाइनीज से लड़ते हुए 2 मर गए। क्यों मरे? क्योंकि चाइनीज जो है उनके गार्ड को गालियां देते थे। वो कहते वो जो गणेश जी था वो कंजर था। अच्छा, अब वो जो मर गए, दो मर गए लोग। अब उसका बाप बैठा है जी मेरे 2 बेटे मर गए। भाई ये बेटे सोचने की बात है, ये बेटे क्यों मरे हैं, किसने मरवाए हैं? ये बेटे राम ने ही तो मरवाए हैं, राम नहीं मरवाए हैं ना, ये गणेश जी नहीं मरवाए हैं जिसके नाम पर वो मरे हैं। गणेश जी तो पत्थर का बैठा हुआ है, 2 बेटे हमने मरवा लिए, तो वो जो नीम हकीम है वही आपके बेटे मरवा रहा है। तो आप सोचें इसके बारे में। राइटर कहता है कि एक एक्सीडेंट के बारे में लोगों के 3 रवैये हो सकते हैं। कौन कौन से? कहता है कि एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी हुई है, एक आदमी का पेट फट गया, आते बाहर आ गए, रोड पर पड़ा हुआ है। 3 किस्म के लोग हैं। एक वो है जो जाएंगे, वो कहेंगे जिसने उसको गाड़ी मारी है, एक वो आदमी है जिसने गाड़ी मारी है, एक वो आदमी है, वो उसको बड़ी खुशी फील होगी कि मैं बंदा मार देता है, मैं बड़ा बहादुर बंदा मार गया, ठीक हो जाऊंगा। बोला पेट फट गया, लोगों को पता चलेगा कि आइंदा मेरे से पंगा नहीं लेना। एक वो जो खुशी गेन करता है किसी को नुकसान देकर। दूसरा वो आदमी है जो यहाँ जाएगा, बताएंगे वो यार चौक के ऊपर बंदा मरा हुआ है, इसी सवाना एकेडमी के साथ बंदा मरा हुआ है यहाँ पर। हम जाते हैं और हम में से कुछ लोग ये कहते हैं ओए होए 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 यार ये कैसे हुआ?
उई हुई हुई हुई, ये तो बड़ा दुख की बात है। ओ यार उसकी आंतें बाहर आ गई यार। ओ यार मैं तो मुझे चक्कर आ रहे थे, आंतें बाहर आ गई यार, बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ है। एक वो है, ये दूसरे हैं, ये पिटी फील करते हैं। एक तीसरा है, वो जाता है, वो कहता है अच्छा, वो बिल्कुल नहीं रोता, वो बिल्कुल भी ओए होए नहीं करता, वो पिटी बिल्कुल फील नहीं करता, वो शब्द में ठहर रहता है। वो कह रहे बाबा इसको उठाओ, अब ये तो मर गया, ये नुक्कड़ जरा खुली करो ताकि नेक्स्ट टाइम एक्सीडेंट ना हो, ताकि नेक्स्ट टाइम एक्सीडेंट ना हो किसी कार के आने से। तो कह रहे तीसरा जो आदमी है गो के सर्द में है, इसके ना इमोशन नजर नहीं आते, लेकिन अक्ली है और यही ही ठीक है, इलाज करता है। इसके बाद राइटर कहता है, बात सुने, अगर आप बैठ जाएं, राइटर कहता है अगर किसी को लेने आ जाए तो वो चुप करके उठ के चला जाए, डिस्टर्ब नहीं करेगा। राइटर कहता है कि साइंस को इसीलिए अपना लो, साइंस इज नॉट एन अथॉरिटी। सबसे खूबसूरत बात यह है, क्राइस्ट ने कहा जो मैंने कह दिया बस वही ही ठीक है, राम ने कहा जो मैंने लिख दिया यही ही ठीक है, मूसेस ने कहा जो मैंने कह दिया यही ही ठीक है। अथॉरिटी है, फिक्स है, लॉ है। साइंस कहते नहीं, मैंने ये कहा, ये कंसीडर करो, सोचो कि ठीक है, अगर तुम इससे बेहतर दलाइल देते हो तो तुम ठीक हो। न्यूटन का एक लॉ गलत हो चुका है, अरिस्टोटल की कई बातें गलत हो चुकी हैं। साइंस जो अथॉरिटी नहीं बनती, साइंस कहती है इससे बेहतर काम करो, तुम ही तुम हो। तो साइंस के अंदर ये वुसअत है, ब्रॉड सेंस है उसके अंदर, तो इसीलिए साइंस का इस्तेमाल करें, क्योंकि साइंस ने कभी अथॉरिटी नहीं बनना। जो चीज़ अथॉरिटी बन जाएगी आप उसके फॉलोअर बनेंगे तो फिर लड़ाई होगी, लड़ाई नहीं करनी। अब बात आ गई इस तरफ कि जंगें ख़त्म करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जंगों की काज, ये रिलीजियस सेक्ट, रिलीजियस फिरके, रिलीजियस जो माइंड है किस तरह से हैं, ये हमने बात कर ली। अब वो बात करता है कि वार को ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि वाइज यूज़ ऑफ साइंस किया जाए, साइंस का जहानत के साथ इस्तेमाल किया जाए, और साइंस के जहानत के साथ इस्तेमाल करने के साथ जंगों को ख़त्म किया जाए। और जंगें अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर आपको बनानी पड़ेगी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। पूरी दुनिया के बॉर्डर गिरा दो, पूरी दुनिया को एक ही कंट्री बना दो। जब इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, अमेरिका, इनके बॉर्डर ही नहीं है ही एक मुल्क, क्या हमें कराची वालों के साथ लड़ने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती बाबा। इस तरह हमें अगर रोजी रोटी यहाँ नहीं मिल रही तो हम न्यूयॉर्क जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। अगर डेनमार्क के अंदर वो एक बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन लगाएंगे तो हम कहेंगे अगर पाकिस्तान में तुम नहीं लगा रहे तो हम तो वहीं जा रहे हैं, हम उसी फाउंटेन के साथ जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया एक कंट्री होगी। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बना दो। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के रास्ते क्या हैं? राइटर कहता है जब राइटर अलाइव था उस वक्त रशिया सुपर पावर था और अमेरिका सेकंड सुपर पावर था। जिस तरह आज अमेरिका सुपर पावर है और चाइना सेकंड सुपर पावर है। रशिया सुपर पावर था, हमारी मदद से अफगानिस्तान के रास्ते हमने रशिया को तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन राइटर के वक्त दौर में ये सिनेरियो नहीं हुआ था। राइटर ने ये कहा रशिया सुपर पावर है, ये कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट होते हैं जो नॉन बिलीवर होते हैं, बिलीव नहीं रखते किसी, लेकिन ह्यूमनिस्ट होते हैं, इंसान पर यकीन रखते हैं, इक्वालिटी पर यकीन रखते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें बुनियादी ज़रूरियात काउंट करते हैं। पीपल्स पार्टी कम्युनिस्ट है अपने मूड में, ठीक है। तो ये उसी दौर की पैदावार है, क्लियर। तो कम्युनिज्म, रशिया कम्युनिस्ट है और अमेरिकन जो है डेमोक्रेटिक है। राइटर कहता है या तो इस तरह करो, रशिया को सारी अथॉरिटी दे दो, उसे कहो भाई तू हमारा सरबराह है, चला पूरी दुनिया को बॉर्डर ख़त्म कर दो, जंगें ख़त्म हो जाएंगी आपकी। जो जंगों पर पैसा खर्च होता है, सोचें ये यहाँ से हम अपना 90% बचत, मैं अगर 1000 रुपये कमाता हूँ तो 900 रुपये मैं फौज को देता हूँ कि मेरी हिफाजत कर बाबा। ये घर वाला साथ में रहता है, ये मैं रहता हूँ। इस घर वाले ने भी 10 सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं और अपनी इनकम का 900 उसे देता है, मैं भी अपनी इनकम का 900 देता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड इस दीवार के साथ ठहरे हुए हैं। सोचें अगर ये दीवार गिरा दें और हम समझौता कर ले, हम कहें यार कोई फ़र्क नहीं है, तुम्हारे व्यूज़ तुम्हारे साथ, मेरे साथ, तंग नहीं करना,
9 सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखने पड़ेंगे। अगर मेरे पास अब 100 रुपया है तो मैं 50 रुपया अपनी ज़ात पर पहले खर्च करूँ, अपने घर पर इसको खूबसूरत करूँ, बाकी 50 बचता है। उस 50 के साथ हम बीमारियां ख़त्म कर सकते हैं, नित्य नए इलाज कर सकते हैं, नित्य नई चीज़ें सोच सकते हैं, बना सकते हैं, इंसान के फ़ायदे के लिए काम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? अगर दुनिया के बॉर्डर ख़त्म हो जाएं, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन जाए तो क्या होगा? हर जगह पर अल्लाह की वाजनियत होगी, हर जगह पर खूबसूरती होगी, जहाँ जहाँ खूबसूरती होगी वहाँ वहाँ खुदा होगा। ठीक है, हर रंग में होगा। तो रसल कहता है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन जानी चाहिए ताकि खात्मा हो जाए, और या तो रशिया सरबराही गेन कर ले या फिर अमेरिका को दे दे। राइटर कहता है मैं कहूँगा अमेरिका को सरबराही मिलनी चाहिए, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक है। रशिया वाले जो है तंग नज़र हैं ज़रा, हाँ तंग नज़र हैं, उनके अंदर जज्बे भी कम है। डेमोक्रेसी के अंदर ज़रा ब्रॉडनेस है और ये ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं और ज़्यादा वुसअत रखते हैं। और आज अमेरिका उसी रसल के आइडिया पर काम कर रहा है और पूरी दुनिया पर गलबा गेन कर रहा है, क्योंकि रसल ने यह भी लिखा था कि तुम गलबा गेन कैसे करोगे। ठीक है, उसने कहा था पहले तो तमाम कुछ मुल्क जो आपके हम नवा हैं उनको साथ मिला लो, कुछ रह जाएंगे उनको कहो तुम्हारे ट्रेड देते हैं, पैसा देते हैं, हमारे साथ आ जाओ। बहुत से मुल्क चले गए, वो कहता है कि फिर थोड़े से रह जाएंगे, उनको धमकी दे दो, कहो कि या तो हमारे साथ आ जाओ या हम तुम्हारे साथ राब्ते नहीं रखेंगे। उनमें से 5 आ जाएंगे, 5 बाकी कंट्रीज रहेंगे जो अमेरिका के साथ नहीं होंगे। वो कहता है वो जो 5 है वो ह्यूमनिस्ट हैं ही नहीं, उनको तबाह कर दो। और हम उन्हीं 5 की लिस्ट में आ रहे हैं। अब अगर रसल के आइडियाज़ और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को देखा जाए, अमेरिका को देखा जाए, चाइना बन के आया एक नई ताकत। अब ये अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम है, लेकिन चाइना की एक बात से मैं बड़ा खुश हूँ, उन्होंने अपने स्टेट्स के अंदर डेमोक्रेसी प्लांट कर दी है। ये बड़ी अच्छी बात है, ये ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड है। ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट फिर बन जाएगी इंशाअल्लाह। तो राइटर कहता है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का बनना ये नेचुरल है। क्यों? पहले 4-4, 10-10 लोग अलग अलग रहते थे, फिर ट्राइब बन गए, कबीले बन गए, फिर कबीले के बाद क्या कंट्री बन गए, कंट्री के बाद सब कॉन्टिनेंट बन गए। अब एक मुल्क, एक कंट्री भी, एक पूरी दुनिया भी एक कंट्री बन जाना चाहिए, ये नेचुरल है। तो इस तरह से रसल ने हमें रेशनलिज्म की तलकीन की है और बताया है कि साइंस का अगर सही इस्तेमाल करें तो हमें बहुत ज़्यादा फ़वायद होंगे। क्लैपिंग फॉर रसल, अजान फॉर रसल। हाँ तो अजान रसल के लिए होगी तो मुसलमान उसकी रूल नहीं होगी। ओके जी, सो नाइस ऑफ यू, अल्लाह।